अध्याय 1181। शायद यही स्वर्ग की इच्छा है। आखिरकार जब मैं यहाँ पहुँचूंगा तो मैं स्वर्ग को हिला देने वाले ताड़ के पेड़ को इतिहास की धूल में नहीं बदलने दूंगा। अर्जुन ने गहरी सांस ली और तुरंत ही प्रोफाउंड ग्रेट बिगिनर मार्शल तकनीक हेवन शेकिंग पाम का अभ्यास शुरू कर दिया। अर्जुन की प्रतिभा निश्चित रूप से पर्याप्त थी और यह पर्याप्त से भी अधिक थी। वास्तव में एक साधारण शुरुआती गहन ग्रेड मार्शल कौशल के लिए केवल एक मार्शल कलाकार के पास 3 स्वर्ग ग्रेड प्रतिभाओं की आवश्यकता होती है, जो उसके लिए विकसित करने के लिए पर्याप्त थी। हालांकि स्वर्ग हिलाने वाली हथेली एक अपवाद थी। ये और भी जटिल थी क्योंकि ये 10 स्वर्ग हिलाने वाली अंगूठियों के बराबर थी जिन्हें एक साथ लिया गया था। इसे एक एकल युद्ध कौशल नहीं बल्कि 10 उच्च श्रेणी के स्वर्ग स्तर के युद्ध कौशल माना जा सकता था, इसलिए इसकी जटिलता अकल्पनीय थी। जहां तक डिपर क्यूई को छोड़ने की गति का सवाल है, अर्जुन इस समस्या को भी हल कर सकता है। उड़ते हुए ड्रैगन संप्रदाय के छठे पीढ़ी के प्रतिभाशाली संप्रदाय के गुरु क्यूई शोधन तकनीक, जिसे वह हल करने में असमर्थ थे, को एक महान प्रतिभा द्वारा हल किया गया था जो अपने बाद की पीढ़ियों में अतीत और वर्तमान से समान रूप से हैरान थे, और वह स्वर्गीय दाव के ओल्ड मैन थे। 9 पवित्रताएं ब्रह्मांड तकनीक। ये स्वर्गीय दाव वृद्ध पुरुष का आत्मसंतुष्ट कार्य था। अर्जुन जानता था कि वह सिर्फ एक बीनने वाला था, एक बच्चा जो एक विशालकाय व्यक्ति के कंधे पर खड़ा था और एक सौदा उठा रहा था। जब बूढ़ा तियान किशोर था तब उसने एक मार्शल कौशल बनाया था जिसे वह पीछे के पहाड़ में अवतरित कर सकता था। जहां तक उड़ते ड्रैगन संप्रदाय के मास्टर का प्रश्न है, वह भी समान रूप से उत्कृष्ट थे, लेकिन उसका क्या? हालांकि उसने तारों भरे आकाश में नंबर 1 जीनियस होने का दावा किया था, उसने क्या बनाया? कुछ भी नहीं। वह भाग्यशाली था और वह एक दिव्य प्रतिभा के साथ पैदा हुआ था जो उसे बिना किसी प्रयास के स्वाभाविक रूप से प्राप्त हुई थी। ग्रैंड मास्टर। अर्जुन आत्महीनता से हंसा। बाइवुया एक ग्रैंड मास्टर था। उड़ते हुए ड्रैगन संप्रदाय की छठी पीढ़ी का मुखिया एक ग्रैंड मास्टर था और उसका गुरु स्वर्गीय दाव बूढ़ा भी एक ग्रैंड मास्टर था। वह अभी भी ग्रैंड मास्टर बनने से बहुत दूर था। जैसे जैसे वह मार्शल आर्ट में गहराई से उतरता गया, इन 2 शब्दों के बारे में उसकी समझ उतनी ही गहरी होती गई और उतना ही अधिक वह उनका सम्मान करने लगा। अर्जुन ने स्वर्ग हिलती हथेली का व्यवस्थित तरीके से अध्ययन किया। जैसा कि दर्ज है, कोई व्यक्ति 4 स्वर्गीय आध्यात्मिक मेरिडियनों के द्वारा सीख सकता है, जबकि अर्जुन के पास 5 स्वर्गीय आध्यात्मिक मेरिडियन तथा एक दिव्य मेरिडियन था। उसकी सीखने की गति बहुत तेज थी। सिर्फ आधे घंटे में ही उसने पहला स्तर सीख लिया था। अगले आधे घंटे में उसने दूसरा स्तर सीख लिया। उसी समय उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे 9 क्यूई ड्रैगन धीरे धीरे बिखर गए क्योंकि उन्होंने इसे अवशोषित करने के लिए लगातार अपनी आभा जारी नहीं की। जब अर्जुन साधना कर रहा था तो गुवान जियाओ ने भी साधना शुरू करने के लिए समय का लाभ उठाया। वह अर्जुन को अपना नेतृत्व करने देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। हालांकि जैसे जैसे उसने इसे सीखा, वह पूरी तरह से हताश हो गई। इस तरह का युद्ध कौशल बहुत जटिल था और वह इसे समझ ही नहीं पा रही थी। दूसरी ओर अर्जुन इसे पानी में मछली की तरह सीखने में सक्षम था और उसने स्वर्ग हिलाने वाली हथेली को स्वर्ग हिलाने वाले ब्लेड में भी बदल दिया। इस प्रकार के मार्शल कौशल का कोई विशिष्ट मोड नहीं था और जब इसे अकेले जारी किया जाता था तो ये स्वर्ग हिलाने वाली अंगूठी थी। हालांकि चूंकि 10 स्वर्ग कंपन वलयों को एक साथ नियंत्रित करना बहुत कठिन था, इसलिए संप्रदाय के गुरु ने इसे केवल हथेली की तकनीक में बदल दिया। एक हथेली में 5 उंगलियां थीं। इस तरह उन्हें मुक्त करने के लिए उसे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। संपूर्ण मंत्रोच्चार में स्पष्ट रूप से दर्ज था कि किस प्रकार संप्रदाय गुरु ने स्वर्ग हिलाने वाली अंगूठी को बदल दिया था। अर्जुन ने भी अपने परिणामों के अनुसार स्वर्ग हिलाने वाली हथेली को स्वर्ग हिलाने वाली कृपाण में सफलतापूर्वक बदल दिया था। शक्ति और स्थिति समान थी, लेकिन कृपाण का आकार बदल गया था। जहां तक स्वर्ग हिलाने वाले कृपाण का प्रश्न है, ये हथियारों का उपयोग करने में सक्षम होगा तथा दुर्लभ कृपाण का आशीर्वाद प्राप्त करेगा। अर्जुन ने आधे घंटे में पहली परत सीखने की गति का अनुसरण किया और तेजी से आगे बढ़ रहा था। गुवान जियाओ अर्जुन के पास दयनीय हालत में बैठी थी। शराब पीते हुए वह उदास होकर अर्जुन को देख रही थी। उसकी आंखें घृणा, क्रोध और अवर्णनीय जटिल भावनाओं से भरी थीं। अंततः 5 घंटे बीत गए। अचानक अर्जुन के शरीर से एक चमकदार रोशनी फूट पड़ी, जिससे पूरी गुफा इस हद तक रोशन हो गई कि वह कुछ भी नहीं देख सका। प्रकाश के लुप्त होने के बाद अर्जुन हाथ में एक विशाल कृपाण लिए गुवान जियाओ के सामने खड़ा था। राक्षस भूत राजा सील की प्रकाश ढाल भी हटा दी गई थी। गुवान जियाओ अचानक उछल पड़ा और बिना कुछ कहे अर्जुन की ओर स्वर्ग हिलाने वाली अंगूठी छोड़ दी। अर्जुन का दाहिना हाथ कांप उठा और वह चिल्लाया, स्वर्ग हिल रहा है। भिन्न भिन्न एक लाल लौ कांप उठी और दुर्लभ कृपाण का ब्लेड अचानक आग की एक परत में लिपटा हुआ था। ये ज्वलंत ब्लेड नाइटमेयर ब्लेड से थोड़ा बड़ा था, जिसका आकार 5 मीटर तक था।
झंकार, हेवन शेकिंग सेबर और हेवन शेकिंग रिंग में हिंसक टक्कर हुई। स्वर्ग हिलाने वाली अंगूठी केवल 10 मीटर से थोड़ा अधिक पीछे हटी थी, लेकिन अर्जुन 20 मीटर से अधिक पीछे खिसक गया था। उसने जो इस्तेमाल किया वह स्वर्ग हिलाने वाली कृपाण का पहला स्तर था। सीधे शब्दों में कहें तो ये स्वर्ग हिलाने वाली अंगूठी की शक्ति थी। हालांकि अर्जुन का राज्य गुवान जियाओ से कमतर था। वह स्वर्ग के 9वें स्तर पर था, लेकिन गुवान जियाओ के पास भाग्य का पहला स्तर था। यद्यपि अर्जुन के पास 3 भागों वाला ड्रैगन शरीर था, गुवान जियो के पास स्वर्ग निगलने वाले दानव की सारी शक्ति थी। इस 2 उछालों के तहत अर्जुन अभी भी दबा हुआ था और एक नुकसानदेह स्थिति में आ गया था। हालांकि उसके 9 क्यूई ड्रैगन में से पहले ही थोड़ा चमकना शुरू हो गया था। गुवान जियाओ ने स्वर्ग हिलाने वाली अंगूठी को नियंत्रित किया और अर्जुन पर हमला करना जारी रखा। जहां तक अर्जुन का प्रश्न है, वह अपने विशाल कृपाण से बार बार स्वर्ग हिलाने वाली अंगूठी से टकराया। गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट। हर बार जब वे टकराते तो ऊर्जा की एक अत्यंत भयानक लहर उत्पन्न होती, जिससे रेत और चट्टानें उड़ती और उनके वस्त्र झूलने लगते। अंततः पहला क्यू ड्रैगन पूरी तरह से प्रकाशित हो गया। अर्जुन के पास तुरंत एक दूसरा आध्यात्मिक सागर आ गया। उसी समय स्वर्ग को हिला देने वाली कृपाण अचानक 6 मीटर तक ऊपर उठ गई। स्वर्ग हिलाने वाली कृपाण, दूसरा स्तर। दोनों के बीच पुनः टकराव हुआ और वे पहले से ही बराबरी पर थे, अतः गतिरोध समाप्त करने में असमर्थ थे। दूसरे क्यूई ड्रैगन के भर जाने के बाद अर्जुन के पास तीसरा आध्यात्मिक सागर था। स्वर्ग हिलाने वाली कृपाण भी 7 मीटर तक ऊंची हो गई थी। स्वर्ग हिलाने वाला ब्लेड, तीसरा स्तर। गुवान जियाओ ने स्वर्ग हिलाने वाली अंगूठी को अर्जुन की ओर उड़ाया। अर्जुन उछला और एक जबरदस्त ब्लेड से स्वर्ग हिलाने वाली अंगूठी को काट डाला। भयानक स्वर्ग कंपाने वाली अंगूठी उड़ गई। वह पूरी गुफा से गुजरती हुई पहाड़ के दरवाजे से जोर से टकराए। गुवान जियाओ के चेहरे के भाव बदल गए। अर्जुन ने पहले से ही 7 मीटर की अग्नि कृपाण पकड़ रखी थी और उसे गुवान जियाओ के कंधे पर रख दिया था। दबाव के कारण गुवान जियाओ जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। दोनों ने एक दूसरे को ठंडी निगाहों से देखा। मुझे मार दो, मुझे मार दो। गुवान जियाओ की आंखें घृणा से भरी थीं। अर्जुन ने गहरी सांस ली और कहा, जैसा आपने कहा, आपने मेरी मदद की और मुझे जाने दिया, लेकिन अंत में मैंने आपसे झूठ बोला। गुवान जियाओ, मैं तुम्हारा ऋणी हूँ। मैं ही वह हूँ जिसने तुम्हें निराश किया। मैं आज तुम्हें नहीं मारूंगा। अब से तुम और मैं जियांगू में एक दूसरे को भूल जाएंगे। अगर हम फिर मिले तो हम मरते दम तक लड़ेंगे। गुवान जियाओ ने दुखी होकर मुस्कुराया, लेकिन उसने पागलों की तरह ब्लेड को चूमा। जलते हुए ब्लेड से उसका मुंह तो जल गया, लेकिन सिलाई पर खून से सना होंठ का निशान रह गया। गुवान जियाओ मुस्कुराया। उसकी आंखें पागलपन और आक्रोश से भरी थीं। ब्लेड को चूमने के दृश्य ने अर्जुन के दिल को झकझोर दिया। ये सचमुच एक पागल औरत थी, एक दुष्ट औरत। अर्जुन ने अपनी कृपाण से गुवान जियाओ को जमीन पर पटक दिया। उसने मुंह में खून थूका और जमीन पर गिरकर मर गई। अगर तुम मुझसे नफरत करना चाहते हो तो बस नफरत कर सकते हो। मैं ही हूँ जिसने तुम्हें निराश किया है। अर्जुन ने आह भरी। मैं जा रही हूँ। अगर तुम जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। अर्जुन ने विशाल कृपाण उठाया और कोइलिंग ड्रैगन वॉल की ओर चल पड़ा। ड्रैगन के 4 पंजे थे और प्रत्येक पंजा एक सरनीय आरेख था। बुजुर्गों को अंदर खेती करने से रोकने के लिए पहाड़ के द्वार को बंद कर दिया गया था और अंदर फंसा दिया गया था, इसलिए अंदर का दरवाजा खोलने के लिए एक तंत्र भी था। क्योंकि जो लोग अंदर जा सकते थे उन्हें 111 प्राचीनों द्वारा अनुमोदित किया गया था, इसलिए अंदर मौजूद लोगों को बाहर निकलने के लिए अब किसी योग्यता का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं थी। अर्जुन ने 4 पंजे वाली मशीन चालू कर दी और पहाड़ का दरवाजा धड़ाम से खुल गया। अर्जुन ने मुड़कर नहीं देखा और अपने हाथ में विशाल कृपाण लेकर उड़ गया, जो एक चमकदार प्रकाश की किरण में बदल गया। गुवान जियाओ ने दुखी होकर मुस्कुराते हुए कहा, फीनिक्स फीनिक्स स्टेज पर तैरता है। फीनिक्स ताइकोंग नदी में जाकर अकेले बहता है। पहाड़ों में पेड़ होते हैं और पेड़ों में शाखाएं होती हैं। मुझे खुशी है कि भगवान शी जुन को पता नहीं है। वसंत आते ही होनग्यान लाओ हुआ लुओ मर जाएंगे। प्राचीन काल से ही जीवन में एक मोह रहा है। इस घृणा का हवा और चांद से कोई संबंध नहीं है। बबूल के पेड़ के नीचे तुम कहते हो कि तुम्हें मेरी याद आती है। सिलांग को लैंग लैंग से नफरत है क्योंकि वह नहीं जानता। इस बिंदु पर गुवान जियाओ ने मुंह भर खून थूका और दुखी होकर कहा, अर्जुन, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। अध्याय 1182। अर्जुन को पक्षी मिल गया और वह उसे लेकर चला गया। कुंडलित ड्रैगन दीवार उड़ते ड्रैगन संप्रदाय का आखिरी खजाना था। अभियान के बाद कहीं और जाने की कोई जगह नहीं थी।
अर्जुन सीधे मध्य मैदानों में लौट आया। नन्हे गौरैया को पता नहीं था कि क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी वह गहरी नींद सो रहा था। उसकी छोटी सी छाती ऊपर नीचे हो रही थी और वह गहरी नींद सो रहा था। अर्जुन ने देखा कि इस समयावधि में उसकी स्थिति अधिकाधिक स्थिर हो गई थी, इसलिए अब उसे चिंता नहीं रही और वह जानता था कि एक दिन वह जाग जाएगा। यह आदमी चाहे कुछ भी खाए उसे पचा लेता था। उसे नहीं पता था कि उसका पेट किस चीज से बना है, और यहाँ तक कि अर्जुन को भी लगा कि यह बड़ा चढ़ाकर बताया गया है। हालांकि रास्ते में अर्जुन का मूड ठीक नहीं था। हालांकि उसने स्वर्ग हिलाने वाली कृपाण सीख ली थी, फिर भी ऐसी बहुत सी चीजें थीं जो वह इस प्रक्रिया में नहीं देखना चाहता था, खासकर गुवान जियाओ। उसके प्रति अर्जुन का मूड बहुत जटिल था। इस औरत को अब बुरा नहीं कहा जा सकता था, बल्कि वह दुष्ट थी। उसकी दुष्टता के बारे में सोचकर अर्जुन को थोड़ा डर लगता था। दूसरी ओर अर्जुन को लगा कि वह बहुत दयनीय है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके मन में ऐसे विचार क्यों आ रहे थे, शायद उसकी आंखों के भाव देखकर। संक्षेप में अर्जुन का मूड बहुत खराब था। 2 बार की उथल पुथल के बाद टेलीपोर्टेशन सरणी के माध्यम से वह अंततः सेंट्रल प्लेन्स हेवनली स्टार सिटी में वापस आ गया। यहाँ उसके लिए 2 और अप्रिय चीजें इंतजार कर रही थीं। एक तो ये कि मानव त्वचा का मुखौटा नष्ट हो चुका था, इसलिए वह अब और भेस नहीं बना सकता था। मुझे आश्चर्य है कि क्या स्टार गिल्ड में किसी को इस मानव त्वचा के मुखौटे की मरम्मत करना आता है। मुझे डर है कि उन्हें इसे ठीक से ढूंढना होगा। दूसरा, मध्यरात्रि शिखर। अर्जुन समझ गया था कि स्टार गिल्ड क्या कर रहा है। असाधारण परिस्थितियों में इसे बहुत कुशलता से संभालना जरूरी था। सभी उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करने के लिए ऐसा करना जरूरी था। इसलिए गिल्ड के लिए अंधेरी ताकतों से विशेषज्ञों की भर्ती करना उचित था। गिल्ड को एक चमकदार और सही छवि की जरूरत थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसने दुनिया को नहीं बताया। वह अंधेरी ताकतों के साथ सहयोग कर रहा था, इसलिए उसने इसे छुपाया। अर्जुन ये सब समझ सकता था। हालांकि एकमात्र बाधा जिसे वह पार नहीं कर सका वह थी जीएपी के योद्धाओं द्वारा सोअरिंग ड्रैगन संप्रदाय में किया गया कार्य। ये तो बहुत ज्यादा बदमाशी थी। जब अर्जुन स्वर्गीय सितारा शहर में वापस आया तो उसे तुरंत एक खबर मिली। स्वर्ग शिखर के पुत्र लॉन्ग जिंगयुन के नेतृत्व में 300 से अधिक स्वर्ग शिखर के पुत्र मार्शल चिकित्सकों ने मध्यरात्रि शिखर की सूचना दी। स्टार गिल्ड ने पहले ही संयुक्त जांच शुरू कर दी थी और फैसले का अंतिम दिन आज ही था, लेकिन लॉन्ग जिंगयुन के कार्यों के कारण उसने जीपी को पूरी तरह से उजागर कर दिया था, जो एक रहस्यमय संगठन था जिसके बारे में स्टार गिल्ड के शिष्यों को भी पता नहीं था। स्टार गिल्ड की 2 विदेशी ताकतों सन ऑफ हेवन पीक और मिडनाइट पीक ने गिल्ड में काफी हलचल मचा दी। स्टार सिटी में 2 विदेशी ताकतों द्वारा उत्पात मचाने से निश्चित रूप से संघ के अनुयायियों में असंतोष पैदा होगा, इसमें कोई संदेह नहीं था। आज ही के दिन गिल्ड के बड़ी संख्या में अनुयायी शो देखने के लिए लिब्रा मंदिर गए थे। जब अर्जुन को ये खबर मिली तो वह भी तुरंत वहां पहुंचा। इस समय लिब्रा मंदिर सचमुच चहल पहल से भरा हुआ था। इस विशाल महल के भीतर दर्शक दीर्घाएं पहले से ही लोगों से भरी हुई थीं। महल के प्रवेश द्वार के बाहर भी बड़ी संख्या में संघ के शिष्य खड़े थे। आमतौर पर लिब्रा मंदिर एक पवित्र स्थान था और किसी को भी इतनी गुस्ताखी करने की इजाजत नहीं थी। प्रवेश द्वार लोगों से भरा हुआ था तो एक ऐसा शिष्टाचार था। हालांकि चूंकि यह मामला कुछ खास था और 2 विदेशी ताकतों के बीच तनातनी चल रही थी, इसलिए स्टार गिल्ड ने मामले पर विचार करने के बाद इसकी घोषणा की और एक सार्वजनिक सुनवाई आयोजित की। कोई भी इसे मौके पर देख सकता था। ऐसा करने का उद्देश्य सभी को ये बताना था कि स्टार गिल्ड किसी का भी पक्ष नहीं लेगा, चाहे वह कोई बाहरी बल हो या गिल्ड का अनुयायी, उनके साथ समान व्यवहार किया जाएगा। मानव त्वचा के मुखौटे के बिना भीड़ के बीच से गुजरते समय अर्जुन को कोई नहीं पहचान पाया। हालांकि चूंकि वह स्वरपुत्र शिखर मार्शल कलाकार था, इसलिए वह सीधे मंदिर में प्रवेश कर सकता था। लिब्रा मंदिर का आंतरिक भाग गोलाकार था। बीच में वादी और प्रतिवादी थे। उसके चारों ओर सैकड़ों चक्कर और सैकड़ों सीढ़ियां थीं। हर सीढ़ी कुर्सियों और दर्शकों से भरी हुई थी। अंदर 5-5 मीटर ऊंची 7 कुर्सियां थीं जिनके ऊपर 7 बुजुर्ग बैठे थे। ये लिब्रा मंदिर के 7वें बुजुर्ग थे। वे स्टार गिल्ड के लगभग सभी परीक्षणों के प्रभारी थे। आमतौर पर प्रदर्शन के लिए कुल 22 सीटें होती थीं, लेकिन जब तक कोई बड़ा मामला न हो 22 प्राचीनों को एक साथ इकट्ठा नहीं किया जाता था। इस बार 7 महान बुजुर्गों ने पहले ही उसे बहुत सम्मान दे दिया था। गोलाकार दर्शक दीर्घा में बायां अर्धचंद्र स्वर्ग के पुत्र शिखर के मार्शल कलाकारों से भरा हुआ था तथा दायां अर्धचंद्र मध्यरात्रि शिखर के मार्शल कलाकारों से भरा हुआ था। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा और सिर्फ 2 खाली सीटें देखीं। वे ज़ूज़ियान के बाएं और दाएं तरफ थीं। वह बर्फ की तरह ठंडी थी और बहुत कम लोग उसके पास आने की हिम्मत कर रहे थे, इस डर से कि कहीं वे मुसीबत में न पड़ जाएं। अर्जुन आगे बढ़े और सीधे ज़ूज़ियान के दाईं ओर खाली सीट पर बैठ गए। इस समय आसपास के स्वर्ग पुत्र शिखर मार्शल चिकित्सकों ने आश्चर्य से अर्जुन को देखा। तभी किसी ने धीरे से हंसते हुए कहा, ये बदमाश इतना साहसी है कि सीनियर सिस्टर ज़ूज़ियान के बगल में लापरवाही से बैठ जाता है।
उसे सीनियर सिस्टर जू द्वारा तोड़े जाने का डर नहीं है। उसके बगल में बैठा कोई व्यक्ति मन ही मन खुश हुआ और फुसफुसाया, मजा देखो, इस बच्चे को तकलीफ होगी। निश्चित रूप से। जू जियान ने ठंडेपन से अर्जुन को देखा और कहा, यह आपके बैठने की जगह नहीं है। बीच में स्वर्गपुत्र शिखर का प्रतिनिधि लोंग शिंगयुन था और जिये शिखर का प्रतिनिधि वांग चुआंग था। दोनों अपने अपने भाषण तैयार कर रहे थे। अर्जुन ने दूर से लोंग जिंगयुन को देखा और कहा, ये कब से है? सन ऑफ हेवन पीक और जिये पीक में हंगामा मचा हुआ है। क्या तुम अभी भी आंतरिक कलह में उलझने के मूड में हो? जू जियान थोड़ा स्तब्ध रह गई। आपकी आवाज? अर्जुन ने कहा, अनुमान लगाने की कोई जरूरत नहीं है, यह मैं ही हूँ। जू जियान बहुत हैरान हुआ। उसने अर्जुन को कुछ देर ध्यान से देखा और कहा, क्या तुम अपना रूप बदल रही हो या तुम हमेशा से अपना रूप बदलती रही हो? यह मेरा असली रूप है, अर्जुन ने कहा। पीछे खड़े दो मार्शल कलाकारों ने देखा कि जू जियान ने न केवल अर्जुन के पैर तोड़े बल्कि उसने अर्जुन के साथ बातचीत भी शुरू कर दी। वे दोनों थोड़े शर्मिंदा दिख रहे थे और साथ ही वे अर्जुन से और भी अधिक ईर्ष्या कर रहे थे। क्या अगर मुझे पता होता कि सीनियर सिस्टर जू जियान से बात करना इतना आसान है तो मैं उनके पास बैठ जाता, एक मार्शल आर्टिस्ट ने कहा। एक अन्य मार्शल कलाकार ने मजाक करते हुए कहा, अभी बहुत देर नहीं हुई है, क्या सीनियर सिस्टर के बगल में कोई खाली सीट नहीं है? मार्शल आर्टिस्ट इतना उत्साहित था कि वह अपना चेहरा नहीं हटा पा रहा था। उसने दांत पीस लिए और अपनी सीट पर पलट गया। जू जियान के पास बैठना चाहता था। भाड़ में जाओ, जू जियान ने उदासीनता से कहा। मार्शल कलाकार जल्दी से मुस्कुराया और सिर हिलाया, फिर पीछे मुड़ गया। जू जियान ने अर्जुन को सिर से पैर तक देखा और महसूस किया कि अर्जुन का रूप थोड़ा बदल गया है। उसने कहा, मैं अब भी तुम्हारे मूल रूप की प्रशंसा करता हूँ। छद्मवेशधारी अर्जुन ने हमेशा अपने चेहरे को एक तीक्ष्ण, लौह रक्त वाले, कठोर व्यक्ति के रूप में चित्रित किया था। वह बहुत दृढ़ लेकिन असाधारण नहीं भाव प्रकट करता था। जहाँ तक असली अर्जुन की बात है, उसका रूप वास्तव में थोड़ा नाजुक था और उसे एक सुंदर युवक माना जा सकता था। बड़ी बड़ी आंखें, तरबूज के बीज जैसा चेहरा, तीखी भौहें, सुंदर लेकिन पर्याप्त शक्तिशाली नहीं। जू जियान को हमेशा लगता था कि अर्जुन का कठिन अतीत उसके चेहरे से मेल नहीं खाता। प्रक्रिया कैसी है? अर्जुन ने पूछा। जू जियान ने कहा, मुझे अभी तक पता नहीं है। गिल्ड ने एक जांच की है और शुरू होने वाली है। अध्याय 1183। 7वें प्राचीनों में से केवल एक ही बोलने का प्रभारी था और अन्य 6 न्यायालय में थे। बुजुर्ग का चेहरा गुलाबी था और बाल बच्चों जैसे सफेद। हालांकि उसकी दाढ़ी सफेद थी, उसकी त्वचा किसी 20-20 साल के नौजवान जैसी चिकनी और साफ थी। इस प्रकार की शारीरिक संरचना उच्च साधना स्तर और गहन साधना आधार की विशिष्ट विशेषता थी। बुजुर्ग ने मेज थपथपाए और कहा, चुप रहो। दृश्य पूरी तरह से शांत और अत्यंत शांत था। बुजुर्ग ने लोंग जिंगयुन की ओर देखा और कहा, आपने जिये के खिलाफ शिकायत दर्ज की और अपने स्वर्गीय शिखर के पुत्र के मिशन की प्रगति को बाधित किया। आपने पहले ही पूरा विवरण प्रदर्शित कर दिया है। अन्य 6 बुजुर्गों और मैंने भी इसे ध्यान से देखा है। परिणामों की घोषणा का समय आ गया है। क्या आपके पास और कुछ कहने को है? लोंग जिंगयुन ने आक्रोश से कहा, जब मैं सोअरिंग ड्रैगन संप्रदाय में था तो मेरे पास गुवान जियाओ को मारने के कई मौके थे, लेकिन उन सभी को वांग चुआंग के नेतृत्व में जिये पीक के 5 योद्धाओं ने दुर्भावनापूर्ण तरीके से रोक दिया था। इसके अलावा उनके मध्यरात्रि शिखर के लोग हमारे स्वर्गीय शिखर के पुत्र के विरुद्ध भी लड़ रहे हैं। गिल्ड के मिशन सदस्यों के रूप में उनके कार्यों ने पहले ही मिशन के नियमों का गंभीर उल्लंघन किया है। बुजुर्ग ने हल्के से सिर हिलाया। वह उसके चेहरे पर आए बदलाव को समझ नहीं पाया। उसने पूछा, क्या कोई है जो गवाही दे सके? हम गवाही दे सकते हैं। स्वर्ग पुत्र शिखर की ओर से 300 से ज्यादा लोगों की चीखें सुनाई दी। ये सभी लोग उस दिन उड़ते हुए ड्रैगन संप्रदाय से थे। चूंकि गवाह बहुत अधिक थे, इसलिए उनके लिए गवाह स्टैंड पर खड़ा होना संभव नहीं था, इसलिए वे केवल दर्शक स्टैंड पर ही बैठ सकते थे। बुजुर्ग ने सिर हिलाया, फिर वांग चुआंग की ओर देखा और कहा, क्या आपके पास कहने के लिए कुछ है? वांग चुआंग ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, एल्डर को रिपोर्ट करते हुए, लोंग जिंगयुन बकवास कर रहा है, दुर्भावनापूर्ण रूप से हमारे मिडनाइट पीक को बदनाम कर रहा है। इतने सारे लोग इसे अपनी आंखों से देख रहे हैं, फिर भी आप इसे नकारना चाहते हैं। लोंग जिंगयुन ने गुस्से से कहा। वांग चुआंग ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने उस दिन हमारे कार्यों से इनकार नहीं किया था। मैंने केवल इतना कहा था कि हमारे कार्य दुर्भावनापूर्ण नहीं थे और समग्र स्थिति पर विचार करने का परिणाम थे। सबसे पहले आइए पावर ट्रांसमिशन स्तंभ के बारे में बात करते हैं। वांग चुआंग ने कहा, हाँ, हमने लोंग जिंगयुन के साथ प्रतिस्पर्धा की थी, लेकिन उस समय कौन दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करता था? क्या तुमने, लोंग जिंगयुन, हमारी दिव्य कल्पना की शक्ति के स्तंभों को भी नहीं छीन लिया?
आप? लॉन्ग जिंगयुन ने घूर कर देखा। वांग चुआंग ने कहा, बाधा के अलावा ये तथाकथित बाधा केवल आपकी राय में है, लेकिन हमारी राय में यह बाधा नहीं बल्कि सहायता है। यहाँ हर कोई मार्शल आर्टिस्ट है। मुझे यकीन है कि हर कोई एक बात समझता है, युद्ध का मैदान लगातार बदल रहा है। हमें स्थिति में बदलाव के अनुसार अपनी रणनीति को समायोजित करने की आवश्यकता है। ऐसे माहौल में हर सेकंड कीमती है। मेरे पास लॉन्ग जिंगयुन को ये समझाने का मौका नहीं है, नहीं मुझे इसे समझाने की जरूरत है। मिशन को सफल बनाने के लिए मैंने जो कुछ भी किया है वह उचित है। बड़े ने सिर हिलाया। बकवास, लॉन्ग जिंगयुन ने गुस्से से कहा, तो जब मैं गुवान जियाओ पर हमला करता हूँ तो तुम मुझ पर हमला करते हो। तुम इस मामले को कैसे समझाओगे? वांग चुआंग ने हंसते हुए कहा, मैं तुम्हें रोक रहा था, वरना गुवान जियाओ तुम्हें मार डालता। अगर हमने तुम्हें आगे बढ़ने से नहीं रोका होता तो आज तुम्हारी लाश पूरी तरह ठंडी हो चुकी होती। तो मैं गुवान जियाओ को हरा सकता हूँ, लॉन्ग जिंगयुन ने गुस्से से कहा। वांग चुआंग ने अपना सिर हिलाया। हमें नहीं लगता कि आप उसे हरा सकते हैं जब तक कि आप इसे साबित नहीं कर सकते। लॉन्ग जिंगयुन की पुतलियां धुएं से भर गईं। इस तरह की चीज को पहचानना सचमुच कठिन था। आप कहते हैं कि आप कर सकते हैं, लेकिन लोग सोचते हैं कि आप नहीं कर सकते। अन्य लोगों ने आप पर हमला किया है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि वह समग्र स्थिति के बारे में सोच रहा था, या ये कहा जा सकता है कि वह आपकी भलाई के लिए ऐसा कर रहा था। कई विशेषज्ञों के बीच की लड़ाइयां कुछ निम्न स्तरीय मार्शल कलाकारों की समझ से परे थीं। हालांकि 300 से ज्यादा लोग लॉन्ग जिंगयुन के पक्ष में गवाही देने में सक्षम थे। इसका मतलब था कि जिएपीक लॉन्ग जिंगयुन पर दुर्भावना से हमला कर रहा था। हालांकि जिएपीक काले और सफेद को भी उलट सकता था। ऐसा कहा जाता था कि स्वर्ग पुत्र पीक के युद्ध साधक उनकी लड़ाइयों को बिल्कुल भी नहीं समझ पाते थे। ये दुर्भावनापूर्ण प्रतीत होता था, लेकिन वास्तव में ये नेक इरादे थे। अनुनय का सबसे लाभप्रद बिंदु ये था कि मिडनाइट पीक के पांचों लोग गुड फॉर्चून के प्रथम स्तर पर थे। अकेले साधना क्षेत्र के संदर्भ में 7वें एल्डर के विचार मध्यरात्रि शिखर की ओर पक्षपाती होंगे। 300 हेवंस क्रायर रियल मार्शल कलाकारों के शब्द एक गुड फॉर्चून रियल मार्शल कलाकार के निर्णय की तरह विश्वसनीय नहीं है। तो फिर जियांग बेई को बांधने के बारे में तुम क्या कहते हो? लॉन्ग जिंगयुन ने अपनी मुठ्ठियां भींच ली और चिल्लाया, ये तुम सच्चाई को तोड़ मरोड़ नहीं सकते, है ना? वांग चुआंग ने कहा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब हमने जियांग बेई को बांधा था तो क्या उसने कभी किसी खंभे पर युद्ध कौशल का अभ्यास किया था? तुम? लॉन्ग जिंगयुन की आंखें लाल हो गईं। बड़े ने कहा, कृपया उत्तर दें। लॉन्ग जिंगयुन ने दांत पीसते हुए कहा, नहीं। वांग चुआंग ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, क्या गुवान जियाओ ने उस समय पहले से ही मार्शल कौशल विकसित कर लिया था? हाँ। लॉन्ग जिंगयुन को लगा कि उसकी ताकत खत्म हो गई है। वांग चुआंग ने फिर पूछा, क्या गुवान जियाओ के अलावा 6 विशेषज्ञों ने कभी इंद्रधनुष बादल दिव्य कला की साधना की है? मैंने साधना की है। लॉन्ग जिंगयुन का चेहरा पीला पड़ गया। वांग चुआंग ने सिर हिलाया। इस स्थिति में अगर जियांग बेई अभी भी गुवान शियाओ को चुनौती देना चाहता है तो क्या वह मौत को दावत दे रहा है? हमने इसी विचार के कारण जियांग बेई को बांध दिया। कितना बेशर्म! लॉन्ग जिंगयुन इतना गुस्से में था कि उसे लगा कि वह आगे बढ़कर वांग चुआंग को वहीं पीट देगा। अपने शब्दों और कर्मों पर ध्यान दो। बुजुर्ग ने मेज पर थपकी दी और चिल्लाया, तुला मंदिर तुम्हें बार बार बुरे शब्द बोलने की इजाजत नहीं देता। वांग चुआंग ने बुजुर्ग की ओर मुठ्ठियां भींच लीं। हमने लॉन्ग जिंगयुन को तो रोक लिया, लेकिन हमने गुवान जियाओ की रक्षा नहीं की। हम मिलकर गुवान जियाओ को हराना चाहते थे। ये भी पूरी स्थिति को ध्यान में रखकर नहीं था। इसके अलावा सबसे पहले भागने वाला स्वर्ग का पुत्र शिखर है। हमारा मध्यरात्रि शिखर सबसे आखिर में भागने वाला है। लॉन्ग जिंगयुन, क्या मैं सही हूँ? लॉन्ग जिंगयुन के पास कहने के लिए और कुछ नहीं था, लेकिन वह अपने दिल में उदास था। अर्जुन ने अपना सिर हिलाया और मन ही मन सोचा कि यह लॉन्ग जिंगयुन अभी भी एक ग्रीन हाउस फूल है, बहुत कोमल। युद्ध कलाकार बाहर भटकते रहते थे और उसी संप्रदाय की घुटन भरी हार झेलते थे। वे अक्सर अपना गुस्सा दबा लेते थे और बदला लेने का मौका ढूंढते थे। बहुत कम लोग ऐसे होते थे जो सीधे तौर पर उच्च संप्रदाय के बुजुर्गों पर ऐसी बात के लिए मुकदमा करते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि लड़ाई एक ऐसी चीज थी जिसे एक या दो मुंह से समझाया नहीं जा सकता था। दरअसल लॉन्ग जिंगयुन को समझ नहीं आया। वांग चुआंग की बातें शायद पूरी तरह सच न हो। आदरणीय 7वें एल्डर ने स्वाभाविक रूप से इसे अच्छी तरह समझ लिया था, लेकिन मुद्दे की बात यह थी कि अंतिम परिणाम मिडनाइट पीक की ओर झुका हुआ था। क्योंकि सन ऑफ हेवन पीक के लोग समय से पहले ही वहां से चले गए थे और मिडनाइट पीक को काट दिया गया था, जिससे कोइलिंग ड्रैगन वॉल बंद हो गई थी।
लॉन्ग जिंगयुन चाहे कितना भी चतुर क्यों न हो, अंतिम परिणाम ने वांग चुआंग की बात की पुष्टि कर दी। उनकी योजना सचमुच सफल रही। फिर जू जियान ने अर्जुन से फुसफुसाते हुए कहा, चूंकि आप पहले ही बच निकले हैं, तो क्या आपका मतलब है कि कल सभी ब्लैक सैक्ट मार्शल कलाकार मर जाएंगे, या आप पहले ही बढ़ते ड्रैगन सैक्ट से बच निकले हैं? यदि ऐसा है तो स्वर्गीय गहन संप्रदाय के मार्शल चिकित्सकों को ज़िए पीक द्वारा नहीं मारा गया था और इसका श्रेय ज़िए पीक को नहीं दिया जा सकता है। आप सामने आकर इसे साबित क्यों नहीं करते? अर्जुन मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया, ये बेकार है। हाँ, गहन आकाश संप्रदाय के सभी लोग वास्तव में मर चुके हैं, और यह भी सच है कि यह मध्यरात्रि शिखर के योद्धा नहीं थे जिन्होंने उन्हें मार डाला। हालांकि कर्म के आधार पर ये वास्तव में इसलिए हुआ क्योंकि ज़िए पीक ने कुंडलित ड्रैगन वॉल को सील कर दिया था, जिसके कई परिणाम हुए। गुवान जियाओ ने खुद सभी को मार डाला था और अर्जुन ने उन्हें नहीं मारा था। अंत में वह इस परिणाम का श्रेय ज़िए फैंग को ही देंगे। अध्याय 1184। स्वर्गीय शिखर के सभी योद्धा अत्यंत क्रोधित थे और वे मध्यरात्रि शिखर की ओर भयंकर दृष्टि से देख रहे थे। दोनों तरफ बारूद की गंध और भी तेज होती जा रही थी। बुजुर्ग ने बाकी 6 बुजुर्गों से बात की। आखिर में उसने मेज थपथपाए और अदालत में फैसला सुना दिया। आरोही ड्रैगन संप्रदाय का मिशन मिडनाइट पीक मार्शल कलाकारों की बदौलत पूरा हुआ। हालांकि वांग चुआंग 5 का नेता था, लेकिन उनमें से केवल 3 ही मरे थे। हालांकि उन दोनों द्वारा किए गए उत्कृष्ट योगदान के कारण उन्हें मिलने वाले 100 स्टारलाइट सिक्के वांग चुआंग और अन्य को हस्तांतरित कर दिए गए। वांग चुआंग, शियाओ हाय और मेई मेई ने 250 स्टारलाइट सिक्के बराबर बांटे। इसके अलावा वांग चुआंग ने 100 से ज्यादा स्वर्गीय गहन संप्रदाय के शिष्यों को मार डाला था, इसलिए उसे 1 दर्जन से ज्यादा स्टारलाइट सिक्के इनाम में मिलेंगे। जहां तक सन ऑफ हेवन पीक की बात है तो यह मेहनत की बर्बादी थी। सभी सदस्यों को 5-5 स्टारलाइट सिक्के इनाम में दिए गए। वांग चुआंग और अन्य सभी लोग एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखकर हंसने लगे, बहुत ही आत्मसंतुष्ट होकर हंसने लगे। ये परिणाम सुनने के बाद लॉन्ग जिंगयुन लगभग पागल हो गया। वहां धमकाने जैसी कोई बात नहीं थी। लॉन्ग जिंगयुन ने गुस्से से मेज पर पटक दिया और चिल्लाया, ये कैसा न्याय है? ये कैसा फैसला है? मिडनाइट पीक के लोग अनुचित हैं और लिब्रा मंदिर भी अनुचित है। बेहद बदतमीज। बड़े ने गरिमापूर्ण भाव से डांटा। जियो युन। जू जियान चिंतित था कि लॉन्ग जिंगयुन चीजों को और बदतर बना देगा, इसलिए उसने जल्दी से उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन लॉन्ग जिंगयुन ने जू जियान की एक भी बात नहीं सुनी। फिर जू जियान ने जल्दी से अर्जुन की ओर देखा और कहा, आप ग्राहक हैं, जल्दी से उसे वापस खींचो, उसे परेशानी का कारण मत बनने दो। हालांकि अर्जुन के चेहरे पर पहले से ही ठंडक थी। फैसला सुनने के बाद वह भी बहुत असंतुष्ट था। उसने उदासीनता से कहा, इसे खींचने की कोई जरूरत नहीं है, हम स्वर्ग शिखर के पुत्र ये नुकसान नहीं उठाएंगे। लॉन्ग जिंगयुन चिल्लाया, अगर हमें पता होता कि ऐसा है तो हम गिल्ड के लिए अपनी जान क्यों कुर्बान करते? क्या ये हो सकता है कि हमारे स्वर्गीय पुत्र पीक के 100 से अधिक भाइयों का जीवन व्यर्थ में बलिदान हो गया हो? वे भाई स्वर्ग में जीवित हैं। ऐसा फैसला सुनने के बाद वे शांति से कैसे मर सकते हैं? बुजुर्ग चिल्लाया, लिब्रा मंदिर ऐसी बकवास कैसे अनुमति दे सकता है? लॉन्ग जिंगयुन, मैं तुम्हें एक आखिरी चेतावनी देता हूँ, अन्यथा तुम्हें स्वर्गीय जेल भेज दिया जाएगा। रुको। अर्जुन खड़ा हुआ और अपना दाहिना हाथ उठाया, मुझे कुछ कहना है। तुम कौन हो? बुजुर्ग ने अर्जुन की ओर देखा। अर्जुन ने कहा, स्वर्ग शिखर के पुत्र जियांग बेई, यह मेरा पहचान पत्र है, आप इसे जांच के लिए ले जा सकते हैं। लॉन्ग जिंगयुन अचानक स्तब्ध रह गया। उसने पलटकर अर्जुन की तरफ देखा। उसने अर्जुन की आवाज पहचान ली और चौंक कर पूछा, क्या तुम अभी भी जिंदा हो? अर्जुन मूलतः दूसरों से अलग दिखना नहीं चाहता था, क्योंकि एक बात ऐसी थी जिसे वह समझा नहीं सकता था। इसका मतलब ये था कि अगर वह बच सकता था, अगर वह गुवान जियाओ को मार सकता था, तो उसने ऐसा क्यों नहीं किया? इससे वास्तव में अर्जुन पर आरोप लगेगा, लेकिन अब अर्जुन खड़े होने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। उसे स्पष्टीकरण मांगना ही था। कमर के टोकन की जांच करने के बाद बुजुर्ग को पता था कि अर्जुन के लिए बचना आसान नहीं था, इसलिए उसने अपनी अभिव्यक्ति को नरम किया और कहा, यदि आपके पास कुछ भी कहना है तो बस कहो। अर्जुन ने हंसते हुए वांग चुआंग की ओर देखा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं जीवित वापस आ पाऊंगी, है ना? वांग चुआंग के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए जब उन्होंने कहा, इस आपदा से बचने के लिए बधाई। अर्जुन ने बुजुर्ग की ओर देखा और कहा, मैं साबित कर सकता हूं कि ज़िए पीक के लोग दुर्भावनापूर्ण रूप से हमारी योजना में बाधा डाल रहे हैं। सबसे पहले ज़िए पीक के लोगों ने उन्हें नहीं बचाया। जब गुवान जियाओ ने सन ऑफ हेवन पीक के मार्शल कलाकारों का वध किया तो ज़िए पीक के 5 मार्शल कलाकार केवल किनारे से ठंडे दिमाग से देखते रहे और मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाया। ऐसा इसलिए है क्योंकि अभी समय नहीं आया है। वांग चुआंग ने सवाल किया, कितने बजे? अर्जुन ने जवाब दिया, जीवन महत्वपूर्ण है या मिशन? क्या हम में से ज्यादा लोग बच जाएं तो मिशन पूरा करना ज्यादा शक्तिशाली नहीं होगा? क्या आप इसका खंडन कर सकते हैं? वांग चुआंग का गला रुंध गया। दूसरा, ज़िया पीक ने मुझे बचाने के लिए मुझे नहीं फंसाया।
वे सन ऑफ हेवन पीक से श्रेय छीनना चाहते थे। अर्जुन ने कहा, बकवास। जियो हाई उछल पड़ा। अर्जुन ने कहा, जियाओ हाई ने मुझे जहर दे दिया इससे पहले कि हर कोई मार्शल आर्ट कौशल सीखता। आपने कहा कि आपने मुझे मेरे भले के लिए फंसाया। मैं पूछना चाहता हूं कि उससे पहले आपको कैसे पता चला कि मेरे पास मार्शल आर्ट कौशल सीखने का समय नहीं है। जियो हाई ने आंखें घुमाई और कहा, ऐसा किसने कहा? तुमने कैसे साबित किया कि मैंने तुम्हें पहले जहर दिया था? जब तुम मरने वाले थे तो तुम्हारे बचाव को कमजोर करने के लिए मेरे पास जहर का इस्तेमाल करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मेरे साथ यह खेल खेलोगे? अर्जुन ने व्यंग्य किया और एक छोटी चीनी मिट्टी की बोतल निकाली। सौभाग्य से मेरा इरादा जहर को बाहर निकालकर उसे थोड़ा जमा करने का था। बुजुर्ग ने किसी को जहर लाने को कहा। जियो हाई घबरा गया। अर्जुन ने कहा, विष का प्रभाव समय विषाक्तता के 1 घंटे बाद होता है। यह एक दीर्घकालिक विष है। बुजुर्ग इस बात की जांच कर सकते हैं। उन बुजुर्गों में गहन दाव विशेषज्ञ भी थे। गहन दाव बुजुर्ग ने जहर सूंघ लिया और तुरंत अर्जुन की बात सच साबित कर दी। अर्जुन ने जियाओ हाई को ठंडी नजरों से देखा। क्या तुम कह सकते हो कि मैं 1 घंटे में कोई मार्शल आर्ट नहीं सीख पाऊंगा? अगर तुमने कहा कि यह जहर नहीं था तो तुम क्या स्पष्टीकरण दे सकते हो? जियो हाई घुटन से स्तब्ध रह गया और उसने अपना मुंह खोल दिया, लेकिन वह नहीं जानता था कि क्या कहना है। इसके अलावा अर्जुन ने कहा, मैं ये भी साबित कर सकता हूँ कि लॉन्ग जिंगयुन उस समय गुवान जियाओ को हराने में सक्षम था और मिडनाइट पीक मार्शल कलाकारों ने श्रेय छीनने के लिए लॉन्ग जिंगयुन को बाधित किया। आप इसे कैसे साबित करेंगे? वांग चुआंग की अभिव्यक्ति उदास थी। हा। अर्जुन हंसा। वांग चुआंग, तुम्हें यकीन है कि मुझे कोई सबूत नहीं मिल रहा है ना? तो तुम गलत हो। अर्जुन ने एक कलम और कागज निकाला, कुछ बड़े पैराग्राफ लिखे और उन्हें दोनों हाथों से पकड़ लिया। एक स्टाफ सदस्य ने इसे लिया और बुजुर्गों को भेंट किया। हर कोई कानाफूसी कर रहा था, यह नहीं जानते हुए कि अर्जुन क्या लिख रहा था। जब बुजुर्गों ने ये शब्द देखे तो उनके हाव भाव थोड़े बदल गए। अर्जुन ने कहा, लॉन्ग जिंगयुन ने पहले ही दिव्य छवि की शक्ति जान ली थी। क्या ये सही नहीं है? वांग चुआंग, कई लोगों ने इसे देखा और वांग चुआंग इसका खंडन नहीं कर सके, इसलिए वह केवल अपना सिर हिला सके। अर्जुन ने कहा, जहां तक गुवान जियाओ की बात है, उसने उस समय केवल स्वर्ग हिलाने वाली अंगूठी का आधा हिस्सा ही सीखा था। क्या ये सही नहीं है? वांग चुआंग ने फिर सिर हिलाया। इसीलिए मैंने कहा था कि लॉन्ग जिंगयुन उस समय गुवान जियाओ को हरा सकता था। अगर तुमने उसे रोका न होता तो हम न केवल बच निकलते बल्कि हम गहन आकाश संप्रदाय का भी सफाया कर देते, अर्जुन ने कहा। वांग चुआंग ने व्यंग्य करते हुए कहा, तुमने कहा था कि अगर तुम लड़ सको तो लड़ सकते हो। मैंने कहा था कि वह नहीं लड़ सकता। सभी ने देखा कि वह स्वर्ग हिलाने वाली अंगूठी कितनी शक्तिशाली है। क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं कोई सबूत पेश नहीं कर सकती और मैं अभी भी बकवास कर रही हूँ? अर्जुन ने उसके कंधों को गले लगाया और मुस्कुराई। दुर्भाग्य से तुम्हें लगता है कि तुम्हारी योजना एकदम सही है, लेकिन तुम सबसे महत्वपूर्ण बात भूल गए। अर्जुन ने बुजुर्ग की ओर इशारा करते हुए कहा, मैंने बुजुर्गों के लिए जो लिखा है वह वास्तव में स्वर्ग हिलाने वाली अंगूठी का मंत्र है। क्या? सब लोग चौंक गए। वांग चुआंग का चेहरा अविश्वास से भर गया। उसे ऐसा लगा कि उसने स्वर्ग पुत्र शिखर को खा लिया है, क्योंकि कुंडलित ड्रैगन दीवार गुफा में मौजूद युद्ध कौशल केवल आगे चलकर ही प्राप्त हो सकते थे, उन्हें लिखा नहीं जा सकता था। बेशक वह जो चाहे कह सकता था। अप्रत्याशित रूप से स्वर्ग हिलाने वाली हथेली के मंत्र की पहली परत स्वर्ग हिलाने वाली अंगूठी थी। मुझे विश्वास नहीं होता, वांग चुआंग ने गुस्से से कहा। ये मार्शल कौशल केवल आगे दिए जा सकते हैं। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, अर्जुन ने अपनी तर्जनी उंगली उठा दी। उसकी तर्जनी उंगली के ऊपर आग की लपटों का एक गोला था जो आकाश को हिला रहा था, भिनभिना रहा था और कांप रहा था। वांग चुआंग की अभिव्यक्ति बदल गई। अध्याय 1185। बुजुर्ग ने कहा, लॉन्ग जिंगयुन, दिव्य छवि की शक्ति का उपयोग करो। लॉन्ग जिंगयुन आनंदित हो उठा। उसने केवल ची का एक अतुलनीय स्राव महसूस किया। उसने तुरंत अपनी साधना तकनीक छोड़ दी और एक शक्तिशाली आभा हवा में भर गई। सातों बुजुर्गों ने पहले स्वर्ग हिलाने वाली अंगूठी के मंत्र को देखा और फिर लॉन्ग जिंगयुन की आभा को। कुछ देर फुसफुसाने के बाद उन्होंने एक साथ सिर हिलाया। बुजुर्ग ने कहा, इस मंत्र और दिव्य छवि की शक्ति के प्रकटीकरण के अनुसार ये साबित करने के लिए पर्याप्त है कि लॉन्ग जिंगयुन वास्तव में गुवान जियाओ को हराने में सक्षम था। स्वर्ग पुत्र शिखर मार्शल चिकित्सकों ने तुरंत खुशी मनाई। लॉन्ग जिंगयुन ने उत्साह से अपनी मुठ्ठियां भींच ली और कहा, बहुत बढ़िया, हम अंततः जेपी के बदमाशों को सजा दे सकते हैं। अर्जुन ने अपना सिर हिलाया और मन ही मन सोचा, यह इतना आसान नहीं है। वांग चुआंग की अभिव्यक्ति बदल गई और उन्होंने जल्दी से कहा, शायद वह वास्तव में उस समय गुवान जियाओ को हराने में सक्षम था, लेकिन हम नहीं जानते थे। हमने दिव्य छवि की शक्ति की खेती नहीं की थी, नहीं हमने स्वर्ग हिलाने वाली अंगूठी की खेती की थी।
हमें बस लगा कि उस समय गुवान जियाओ बहुत ताकतवर था, इसलिए हमने नेक इरादे से लॉन्ग जिंगयुन को बचा लिया। अगर हम गलत भी थे तो हमने नेक इरादे से ही कुछ गलत किया था। निश्चित रूप से अर्जुन जानता था कि वांग चुआंग निश्चित रूप से ऐसा कहेगा। सातों बुजुर्गों ने भी थोड़ा सिर हिलाया। एक बुजुर्ग ने अचानक अर्जुन से पूछा, तुम कैसे बच गए? अर्जुन ने मन ही मनाह भरी। आखिरकार उसकी बारी आ गई। लिब्रा मंदिर किसी भी संभावित खतरे को कभी नहीं छोड़ेगा। ये सही है, तुम कैसे बच निकले? वांग चुआंग ने भयावह रूप से मुस्कुराते हुए कहा, क्या ये हो सकता है कि तुम और गहन आकाश संप्रदाय आपस में मिले हुए हों? अर्जुन ने ठंडे भाव से वांग चुआंग की ओर देखा और कहा, क्योंकि मुझे दीवार पर एक ऐसी संरचना मिली है जो पहाड़ के द्वार को खोल सकती है। बुजुर्ग ने फिर पूछा, उस समय पूरे स्वर्गपुत्र शिखर पर केवल तुम ही बचे थे, फिर गुवान जियाओ ने तुम्हें क्यों नहीं मारा? उसने तुम्हें तंत्र खोजने का समय क्यों दिया? अर्जुन ने राक्षस भूत राजा की मुहर निकाली और कहा, ये वरिष्ठ हुआंग समुद्र राजा की ओर से इस कनिष्ठ को एक उपहार है। इसमें एक बार एक शक्तिशाली आभा ऊर्जा थी जो एक ढाल के रूप में मेरी रक्षा कर सकती थी, जिससे गुवान जियो असहाय हो गया था। बुजुर्गों ने भूत राजा की मुहर ली और उसे देखा। उस पर अभी भी कुछ अवशिष्ट आभा विक्षेप थे। ये बताना आसान था कि भूत राजा की मुहर में समाहित आभा विक्षेप निश्चित रूप से ऐसी चीज नहीं थी जिसे सौभाग्य क्षेत्र या दिव्य मार्शल क्षेत्र में भी तोड़ा जा सके। हाँ, ये भी तुम्हारा सौभाग्य माना जाता है। बड़े ने सिर हिलाया और भूत राजा की मुहर अर्जुन को लौटा दी। अंत में बुजुर्गों ने इस पर कुछ देर तक विचार विमर्श किया और पुनः फैसला सुनाया। हालांकि सन ऑफ हेवन पीक ने मिशन पूरा नहीं किया, फिर भी उसका योगदान अपरिहार्य था। प्रत्येक व्यक्ति को 30 स्टारलाइट सिक्के दिए गए। हालांकि जे पीक ने गहन आकाश संप्रदाय के लोगों को फंसा लिया था और मिशन पूरा कर लिया था, फिर भी गहन आकाश संप्रदाय के लोग अंततः बच निकलने में कामयाब रहे। इसके अलावा जे पीक पर स्वरपुत्र शिखर के युद्ध साधकों पर दुर्भावनापूर्ण हमले हुए थे और उन्होंने योग्यता अंक छीनने की अपनी हरकतें उजागर कर दी थीं। इसलिए उनके पुण्य और पाप बराबर कर दिए गए और सभी पुरस्कार वापस ले लिए गए। सन ऑफ हेवन पीक के सभी मार्शल अभ्यासियों ने जयकार की। जे पीक के लोगों के चेहरे क्रोध से पीले पड़ गए। जैसे ही सभी लोग जयकार कर रहे थे, अर्जुन अचानक चिल्लाया, मैं अभी भी एक पक्ष पर मुकदमा करना चाहता हूँ। मैं आपके लिब्रा मंदिर पर मुकदमा करना चाहता हूँ। एक क्षण में ही पूरा मैदान शांत हो गया। सभी लोग आश्चर्य से अर्जुन की ओर देखने लगे। ये बच्चा पागल है। सातवें बुजुर्ग भी एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गए जब उन्होंने अर्जुन को असमंजस से देखा। हालांकि अर्जुन सीधा खड़ा था, उसकी आवाज न तो विनम्र थी और न ही ऊंची। मैं आप पर मुकदमा करता हूं कि तुला मंदिर में मुकदमा स्पष्ट नहीं है। आपने स्वर्ग शिखर के पुत्र के साथ अन्याय किया है। लॉन्ग जिंगयुन डर गया। उसे पता था कि अर्जुन में बहुत हिम्मत है, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह इतना मोटा है। क्या तुम पागल हो? उसने सचमुच लिब्रा मंदिर पर मुकदमा करने की हिम्मत की। बड़े ने भौहें चढ़ाकर पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? अर्जुन लांग ने कहा, स्वर्गपुत्र पीक के मार्शल अभ्यासियों ने इस मिशन के लिए बहुत त्याग किया, लेकिन अंत में ये लगभग बेकार रहा। इसके बजाय जे पीक ने इसका श्रेय छीन लिया। स्वर्गपुत्र पीक के मार्शल अभ्यासियों ने इस मिशन के लिए बहुत त्याग किया। लिब्रा सेक्रेट पैलेस का पहला फैसला इसलिए सुनाया गया क्योंकि उसे केवल परिणाम की परवाह थी और उसने प्रक्रिया पर ध्यान नहीं दिया। यही कारण था कि यह लगभग न्याय की विफलता में परिणत हो गया। यदि आप ऐसा करते हैं तो क्या ये स्वर्ग के पुत्र पीक मार्शल कलाकारों के दिलों को ठंडा नहीं कर देगा? इसीलिए मैं तुम पर मुकदमा कर रहा हूँ। अर्जुन ने सातों बुजुर्गों की ओर इशारा करते हुए कहा, लिब्रा मंदिर के एक बुजुर्ग के रूप में मैंने पुरोहिताई की निंदा की है। हर कोई हल्ला मचा रहा था। वे सातों बुजुर्ग, मेरी ओर देखो, अपनी ओर देखो। बोलने वाले बुजुर्ग ने कहा, चूंकि यह एक परीक्षा है, इसलिए कुछ न कुछ गलत होने की संभावना जरूर है। हम सातों लोग संत नहीं हैं। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, मुझे गलतियों की परवाह नहीं है, लेकिन आपका रवैया गलत है। केवल एकजुट होकर ही दोनों चोटियों के मार्शल कलाकार विदेशी दुश्मनों का विरोध कर सकते हैं। न केवल आप विवाद को सुलझाने में मदद नहीं कर रहे हैं, बल्कि क्योंकि आप केवल परिणामों को देखते हैं, आप मध्यरात्रि शिखर के प्रति पक्षपाती हैं, जिसके कारण दोनों चोटियों के मार्शल कलाकार एक दूसरे पर तलवारें खींच रहे हैं। मैं सातों बुजुर्गों से पूछना चाहता हूं कि क्या इसे दुराचार माना जाएगा? इस तरह के भूतिया फैसले से स्टार गिल्ड को क्या लाभ होगा? सातों बुजुर्ग अर्जुन के घुटन भरे व्यवहार से स्तब्ध रह गए और उन्हें समझ नहीं आया कि इसका खंडन कैसे करें। ठीक कहा, जू जिक्सुआन ने जोर से मुट्ठी हिलाई। वह पहले से ही बहुत दुखी थी। सातों बुजुर्ग कड़वी मुस्कान के साथ बोले, आप हम पर मुकदमा कैसे चलाएंगे और आप हमें किस तरह की सजा देना चाहते हैं? बहुत आसान है। अर्जुन ने कहा, तुम सातों बुजुर्गों अपनी अपनी जेबें निकालो और स्वर्ग के पुत्र के सर्वोच्च मार्शल कलाकारों के इनामों में पैसे भर दो। तुम में से प्रत्येक को तुम्हारे व्यक्तिगत कार्यों की सजा के तौर पर 50 स्टारलाइट सिक्के दिए जाएंगे। साथ ही यह उस अन्याय की भरपाई भी है जो स्वर्ग पुत्र फैन को लगभग सहना पड़ा था।
बुजुर्ग ने हंसते हुए कहा, ये वाकई दिलचस्प है। ठीक है, मैं आपकी बात सुनूंगा। हम सातों लोग अपनी तनख्वाह निकालेंगे और आपके स्वर्गीय शिखर पुत्र के लिए स्टारलाइट सिक्के भरेंगे। सन ऑफ हेवन पीक ने खुशी मनाई और यहाँ तक कि कुछ लोग उछल पड़े। ठीक इसी समय बुजुर्ग ने मेज पर थपथपाया और मुस्कुराते हुए कहा, मूल रूप से हमें आपको स्वर्ग हिलाने वाली अंगूठी का मंत्र वापस लाने के लिए एक समान इनाम देना चाहिए, लेकिन तुमने मंदिर को लेकर इतना हंगामा किया, तुमने मंदिर के नियमों का पालन नहीं किया, इसलिए तुम्हारे गुण दोष बराबर हैं। स्वर्ग हिलाने वाली अंगूठी कला से संबंधित पुरस्कार रद्द कर दिया जाएगा। अर्जुन ने आंखें सिकोड़ लीं। जाहिर है ये सातों बुजुर्ग नुकसान सहने को तैयार नहीं थे। दूसरी ओर ज़िए पीक शुरू से अब तक खुशी से जयकार कर रहा था और इसके बजाय एक बेहद भ्रष्ट पार्टी बन गया था। ये समय की बर्बादी थी। वांग चुआंग और बाकी लोगों ने चालाकी से अपने 2 साथियों की बलि दे दी। अंत में उन्हें एक भी स्टारलाइट सिक्का नहीं मिला और वे अपना सारा पैसा गंवा बैठे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उनमें से कुछ ने केवल माँ शिशु बादल हिलाने वाली उंगली ही सीखी थी। दिव्य प्रतिमा की शक्ति के आगे इस प्रकार का युद्ध कौशल, स्वर्ग हिलाने वाली अंगूठी की तो बात ही छोड़िए, कुछ भी उल्लेखनीय नहीं था। जियांग बेई, धन्यवाद। लॉन्ग जिंगयुन ने अर्जुन की ओर देखा और ईमानदारी से उसे धन्यवाद दिया। अर्जुन ने कहा, मैं यह आपके लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं ये स्वर्ग शिखर के पुत्र के लिए कर रहा हूँ। बड़े ने मेज पर थपकी दी और कहा, मुकदमा खत्म हो गया है, पीछे हटो। मंदिर के बाहर खड़े गिल्ड के सभी शिष्य अचंभित रह गए। कितना निर्दयी। एक गिल्ड शिष्य दंग रह गया और बोला, उस बदमाश ने वास्तव में लिब्रा मंदिर को बताया और जीत गया। अरे, यह शायद पहली बार है जब किसी ने लिब्रा मंदिर को उसकी स्थापना के बाद से गिराया है ना? दूसरा व्यक्ति अवाक रह गया। हे स्वर्ग शिखर के पुत्र, कितने अद्भुत लोग प्रकट हुए हैं। अर्जुन और बाकी लोग भी अपने अपने घरों को लौट गए थे। इस मुकदमे ने सचमुच उनके गुस्से का पूरा इजहार कर दिया था। एक क्षण के लिए अर्जुन स्वर्ग शिखर के पुत्र का नायक बन गया। सभी लोगों ने अर्जुन को घेर लिया और जयकार करते हुए वापस लौट गए। लोग ऐसे ही होते हैं, आपस में लड़ते रहते हैं, चाहे लड़ाई कितनी भी भयंकर क्यों न हो। वे आपकी बात से सहमत नहीं हो सकते, लेकिन जब वे एकमत हो गए तो अर्जुन ने आगे आकर सभी से स्पष्टीकरण मांगा। इससे सभी सहमत हो गए। कोई भी टीम चाहे कितनी भी ढीली क्यों न हो, अगर उन पर बाहरी लोगों का हमला होता तो वे जरूर एक समूह में होते। यह कोई अपवाद नहीं था। विशेषकर ऐसे समय में लोगों का दिल जीतना सबसे आसान था। अध्याय 1186 सोआरिंग ड्रैगन संप्रदाय का मिशन सफलतापूर्वक पूरा हो गया था और स्वर्गीय गहन संप्रदाय मूल रूप से नष्ट हो गया था। स्वर्गीय शिखर के योद्धाओं को भी वे पुरस्कार मिले जिनके वे हकदार थे। उनमें से प्रत्येक को 50 स्टारलाइट सिक्कों का पुरस्कार मिला, जिससे वे स्वर्गीय पवित्र पर्वत पर साधना करने जा सके। ये तो सचमुच एक इनाम था। इसे सीधे दायरे से जोड़ा जा सकता था। जियांग बेई, इस बार तो सब तुम्हारी बदौलत है। लॉन्ग जिंगयुन ने गहरी सांस ली। उसने अर्जुन के कंधे पर थपथपाया और कहा, हमने तुम्हें गुफा में मौत का इंतजार करते हुए छोड़ दिया था, फिर भी तुम हमारे लिए खड़े होने को तैयार हो। अंत में मैंने आपके सभी स्वर्ग हिलाने वाली अंगूठी के पुरस्कार खो दिए। मुझे पता है तुम मुझे नीची नजर से देखते हो। अर्जुन मुस्कुराए। मैं भी तुम्हें नीची नजर से देखती हूँ, लेकिन इससे हमारे सहयोग पर कोई असर नहीं पड़ता। इसके अलावा तुमने उस समय मेरी मदद की थी, लेकिन तुमने जहरीली बेल को नहीं तोड़ा। अब इस मामले का जिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। लॉन्ग जिंगयुन ने सिर हिलाया। पहले तो मुझे तुम्हारे व्यक्तित्व से सख्त नफरत थी। मुझे लगता था कि तुम बहुत बनावटी हो, लेकिन अब मैं साफ देख सकता हूँ कि तुम्हारा स्वभाव सचमुच ऐसा ही है। साथ मिलकर लड़ने वाले भाइयों की खातिर तुमने अपने हितों का भी त्याग कर दिया। ठीक है, आज से मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ। तुम्हारी आवाज अभी भी परेशान करने वाली है। अर्जुन हंसा। तुम मुझे मंजूर करते हो? मुझे तुम्हारी मंजूरी की क्या जरूरत है? लॉन्ग जिंगयुन ने कहा, तुमने अभी अभी मेरा अनुग्रह प्राप्त किया है। बकवास करके मुझे फिर से तुमसे नफरत मत करवाओ। अब स्वर्गीय पवित्र पर्वत पर साधना करने के लिए जाने के बारे में क्या ख्याल है? खेती करो। अर्जुन ने कहा, तुम वही सहन करोगे जो ज़िए फैंग ने किया। लॉन्ग जिंगयुन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर उसकी आंखें चमक उठी। तुम्हारा मतलब है उन्हें ढूंढो। अर्जुन ने अपनी विशाल कृपाण निकाली और कहा, भाड़ में जाओ उन्हें। तुम दोनों लापरवाही मत करो। ज़ुजियान चौंक गया और जल्दी से बोला, ज़िए पीक पर लड़ना एक आंतरिक लड़ाई है, तुम्हें कड़ी सजा मिलेगी। चचेरी बहन, तुम तो हमेशा से ही दबंग रही हो, अब तुम इतनी कमजोर क्यों हो गई हो? लॉन्ग जिंगयुन ने ज़ुजियान को असमंजस में देखा और कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे छोटे प्रेमी को तकलीफ नहीं होने दूंगा। बकवास। ज़ुजियान ने लॉन्ग जिंगयुन को मुक्का मारा और कहा, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। तुम्हें अगले स्तर पर पहुंचे हुए काफी समय हो गया है और तुम मुसीबत खड़ी करने वाले हो। मैं अपने चाचा को ये कैसे समझाऊं? चिंता मत करो। लॉन्ग जिंगयुन ने अर्जुन के कंधे को गले लगाया और कहा, तुम्हारा छोटा सा प्रेमी मीठी जबान और तीखी जबान वाला है।
वह हमें कोई नुकसान नहीं होने देगा, चलो चलें। अर्जुन ने असहाय होकर लॉन्ग जिंगयुन को देखा और कहा, शहद और तलवार, क्या तुम गंभीर हो? जिये पीक पहले ही उजागर हो चुका था और उनका स्थान ढूंढना आसान था। बहुत जल्दी ही उन दोनों ने उस आवासीय क्षेत्र को खोज लिया जहां मिडनाइट पीक मार्शल प्रैक्टिशनर स्थित थे। आवासीय क्षेत्र के बाहर शराबखाने में पहले से ही अंधेरे ताकतों के कुछ लोग शराब पी रहे थे। जब उन्होंने लॉन्ग जिंगयुन और अर्जुन को देखा तो वे तुरंत खड़े हो गए। एक एक करके वे अपने हथियारों के साथ आगे बढ़े और अर्जुन और अन्य को घेर लिया। अर्जुन और लॉन्ग जिंगयुन ने एक दूसरे को देखा और तुरंत युद्ध की तैयारी के लिए अपने हथियार निकाल लिए। इस समय एक छाया अचानक आकाश से उतरी और अर्जुन और लॉन्ग जिंगयुन के पास आ गिरी। यह आदमी मध्यम आयु का शत्रुतापूर्ण आभा वाला पुरुष लग रहा था, लेकिन उसकी आंखें धार्मिकता से भरी थीं। जब अर्जुन ने उस व्यक्ति के रौबदार व्यवहार को देखा तो उसे पता चल गया कि इस व्यक्ति को उकसाया नहीं जाना चाहिए। उन्हें मिडनाइट पीक का उपयाजक होना चाहिए। ये तथ्य कि किसी व्यक्ति के पास घनी शत्रुतापूर्ण आभा है और उसकी आंखों में धार्मिकता की झलक है, इसका अर्थ केवल ये हो सकता है कि एक धार्मिक व्यक्ति के रूप में उसने बहुत से लोगों की हत्या की है। सिर्फ वही सभ्य लोग जिन्होंने कई सालों तक हत्याएं की हों, उनके अंदर एक शत्रुतापूर्ण आभा बनी रहती है। जैसे जैसे समय बीतता गया ये और गहरी होती गई। केवल ऐसा निर्दयी चरित्र ही जिये पीक का उपयाजक हो सकता है। आप सब लोग नीचे उतर जाइए, अधेड़ उम्र के आदमी ने उदासीनता से कहा। जिये पीक के योद्धा तुरंत पीछे हट गए। इस दृश्य से यह स्पष्ट था कि इस आदमी को उकसाना आसान नहीं था। वजी पीक जैसी अंधेरी ताकतों के विशेषज्ञों को वश में करने में सक्षम था। उस आदमी ने अर्जुन की ओर सिर हिलाया। मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम्हारे व्यक्तित्व के आधार पर मुझे भी तुम्हारे आने की उम्मीद थी। लॉन्ग जिंगयुन इतना क्रोधित हुआ कि उसने अपनी नाक की ओर इशारा करते हुए कहा, मैं भाग्य के दूसरे स्तर का स्वामी हूँ, तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए। उस आदमी ने लॉन्ग जिंगयुन की ओर देखा और अर्जुन से कहा, क्या आप जानते हैं कि शुरुआत में लिब्रा मंदिर जिये पीक को क्यों पसंद करता है? कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कहने में उबाऊ होती हैं, लेकिन चूंकि आपने उसे ढूंढ लिया है इसलिए मैं आपको खुलकर बता सकता हूँ। सन ऑफ हेवन पीक सिर्फ एक साइन बोर्ड है, ये दिखाने के लिए कि हमारा स्टार गिल्ड अभी भी एक सभ्य टीम है, लेकिन वास्तव में कठिन कार्य हमें सौंपा गया था। मिडनाइट पीक, समझे? मैंने तुम्हारा स्वर्गीय शिखर यहाँ सिर्फ अच्छा दिखने के लिए लटकाया है। क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि तुम्हारे संप्रदाय के युवा कुछ बड़ा कर सकते हैं? अर्जुन ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, कम से कम हम अभी भी न्याय का पालन कर रहे हैं। आपके मिडनाइट पीक के विपरीत हम वह सब कुछ करते हैं जो हम कर सकते हैं। वह आदमी हंसा। न्याय का पालन करो? कितना बचकाना बयान है। हम बुरी ताकतों का इलाज और भी बुरे तरीकों से ही कर सकते हैं। क्या आप नैतिकता और सदाचार को महत्व देते हैं? क्या उनका गहन आकाश संप्रदाय इसे महत्व देता है? ठीक है, उस आदमी ने हाथ हिलाया और कहा, वापस जाओ बदमाश। अगर हम मिडनाइट पीक को ऐसा करने दे तो कोई बात नहीं, हम प्रोफाउंड स्काई सेक्ट पर एक घातक प्रहार कर सकते हैं। जहां तक आपकी बात है, आप अपने उच्च और शक्तिशाली स्वर्गीय पुत्र शिखर मार्शल अभ्यासी बने रहें, प्रभामंडल का आनंद लें और सहजता से खेलें। लोगों को नीची नजर से मत देखो, लॉन्ग जिंगयुन ने गुस्से से कहा। उस आदमी ने कहा, एक मिशन में हमारे मिडनाइट पीक ने सिर्फ 5 लोगों को भेजा था, जबकि आपके सन ऑफ हेवन पीक ने 400 लोगों को भेजा था। क्या अब भी आपको मेरी कोई बात चाहिए? 10 सेकंड, अर्जुन ने अचानक कहा। आदमी को समझ नहीं आया और बोला, क्या? अर्जुन ने शराबखाने की ओर इशारा करते हुए कहा, मुझे लग रहा है कि वांग चुआंग और बाकी लोग दूसरी मंजिल पर हैं। क्या आपको नहीं लगता कि हमारा स्वर्गीय शिखर पुत्र एक बिगड़ा हुआ कूड़ा कचरा है? मुझे 10 सेकंड दीजिए और मैं उसे आपके सामने लाकर दिखाऊंगा कि आपके तथाकथित विशेषज्ञ में किस प्रकार का गुण है। वह आदमी जोर से हंसा। जाओ, मैं तुम्हें 1 घंटा देता हूँ। जब तक तुम खुद चलकर बाहर निकल सको तुम जीत जाओगे। अर्जुन भी जोर से हंसा। आपने कहा था अपनी बात से पीछे मत हटो, उस समय मुझ पर पलटवार मत करो और मुझे आंतरिक कलह के लिए दंडित मत करो। ये कहकर अर्जुन शराबखाने में चला गया। 10 सेकंड, बहुत कम। उस शराबखाने में ऊपरी और निचली मंजिलों पर कम से कम 60 मिडनाइट पीक मार्शल अभ्यासी थे। प्रथम तल पर सभी मार्शल कलाकार स्वर्ग स्काई स्टेज के 8वें और 9वें स्तर के विशेषज्ञ थे, जबकि दूसरी मंजिल पर भाग्य क्षेत्र था। जैसे ही अर्जुन अंदर आया, मिडनाइट पीक मार्शल आर्टिस्ट तुरंत उठ खड़े हुए और अपने हथियार निकाल लिए। वे भयावह मुस्कान के साथ बोले, साले, ये हमारा इलाका है, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? भाड़ में जाए इसे। सभी लोग आगे बढ़े। अर्जुन क्यूई उनके आध्यात्मिक सागर में डूब गया और उनकी मध्याह्न रेखाओं के माध्यम से फैल गया। एक सुनहरा सच्चा ड्रैगन क्यूई बाहर गड़गड़ाहट। स्वर्ग के दर्जनों स्काय क्षेत्र के मार्शल कलाकार तुरंत उड़ गए, यहाँ तक कि मधुशाला के दरवाजे और खिड़कियां भी चकनाचूर हो गईं।
एक एक करके वे मधुशाला से बाहर उड़कर उस अधेड़ उम्र के आदमी के पास आ गिरे। आदमी का चेहरा बदल गया। 3 सेकंड। अर्जुन जल्दी से दूसरी मंजिल पर पहुंच गया। वांग चुआंग, शियाओ हाय और मेई मेई सभी वहां मौजूद थे। वहां 9 अन्य गुड फॉर्चून फर्स्ट लेयर मार्शल आर्टिस्ट भी थे। बिना एक शब्द कहे 12 लोग तुरंत अर्जुन की ओर दौड़ पड़े। अर्जुन ने विशाल कृपाण को जमीन में घोंप दिया और स्वर्ग हिलाने वाली कृपाण का इस्तेमाल किया। अर्जुन की तेज गति के तहत विशाल ज्वलंत कृपाण ने समुद्र तक एक अभूतपूर्व नीला ड्रैगन की यात्रा पूरी की। धमाका। एक ही समय में 12 फॉर्चून एक मास्टर्स को उड़ा दिया गया। अर्जुन का तो मानो बिजली सी कौंध रही थी। उसने स्वर्ग हिलाने वाली कृपाण के पिछले हिस्से से वांग चुआंग, शियाओ हाय और मेई मेई के शरीर चकनाचूर कर दिए। वह गुस्सा निकाल रहा था। उड़ते हुए ड्रैगन संप्रदाय के भोजन के दमन का गुस्सा निकालो। वांग चुआंग और अन्य लोगों द्वारा शोषण करने, उनके द्वारा धोखा दिए जाने, उनके द्वारा फंसाए जाने के लिए उकसाया गया। वे तीनों अर्जुन के हमले का सामना करने में पूरी तरह से असमर्थ थे और अर्जुन द्वारा उन्हें आगे पीछे गोली चलाने के लिए मजबूर होना पड़ा। 8 सेकंड। अर्जुन 3 अर्धमृत व्यक्तियों को लेकर शराबखाने से बाहर आया और उन्हें अधेड़ उम्र के व्यक्ति के सामने फेंक दिया। उन तीनों को इतना पीटा गया कि वे मर गए, उनके चेहरे सूज गए, हड्डियां टूट गईं, वे हिलने डुलने में असमर्थ हो गए। 8 सेकंड। अर्जुन ने कहा, बाकी 2 सेकंड तुम्हारे लिए हैं। बूढ़ यून, चलो चलें। वे दोनों चले गए। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने आश्चर्य से अर्जुन की पीठ की ओर देखा। क्या बकवास है। 9वें स्तर के हेवन स्क्रायर मार्शल कलाकार ने 12 प्रथम स्तर के गुड फॉर्चून मार्शल कलाकारों को हरा दिया। इसमें केवल 10 सेकंड से भी कम समय लगा। उस आदमी को बस चेहरे पर जलन का एहसास हुआ। उसने अभी अभी अपनी बढ़ाई की थी, लेकिन अब 10 सेकंड से भी कम समय में उसके चेहरे पर तमाचा पड़ गया। यह उसके चेहरे पर तमाचे जैसा था। वह शर्मिंदा होकर दरवाजे तक पहुंच गया। मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति गुस्से में था और जमीन पर पड़े पीक मार्शल कलाकारों के समूह पर चिल्लाया, बेकार कचरे का एक समूह। अध्याय 1187। मिडनाइट पीक छोड़ने के बाद अर्जुन साधना करने के लिए सीधे स्वर्गीय संत पर्वत पर चले गए। उड़ते हुए ड्रैगन संप्रदाय के मिशन में भाग लेने वाले सभी मार्शल कलाकारों को 50 स्टारलाइट सिक्के मिले थे। दूसरे शब्दों में वे स्वर्गीय संत पर्वत की 10वीं मंजिल पर जाकर 5 दिनों तक साधना कर सकते थे। उन्हें कुल 500 दिनों की साधना वृद्धि प्राप्त होती। जहां तक अर्जुन का सवाल है तो ये राशि 3 गुनी होकर कुल 1500 दिन हो जाएगी, जो 4 साल की खेती के बराबर है। हालांकि साधना के ये 4 वर्ष उनके लिए बाल्टी में एक बूंद के समान थे। एकांत में साधना करने के बाद उनका सच्चा शरीर क्षेत्र केवल 9वें स्वर्ग के स्क्राय चरण के मध्य चरण तक ही पहुंचा था। काफी नहीं, ये सचमुच काफी नहीं है। सुधार का ये स्तर बहुत छोटा है। अर्जुन ने अपना सिर हिलाया। उसके दिल में बहुत गुस्सा था। यदि हर बार मिशन पूरा करने पर उसे अपनी साधना में केवल थोड़ी सी वृद्धि ही प्राप्त होती तो ये कैसे संभव हो सकता था। अगर कोई और होता तो वह निश्चित रूप से बहुत संतुष्ट होता, लेकिन अर्जुन का लक्ष्य अलग था। उसका सबसे बड़ा दुश्मन जुवान किंगजू था। जुवान किंगजू पहले से ही एक प्रारंभिक दिव्य मार्शल स्टेज विशेषज्ञ था, लेकिन वह केवल स्वर्गीय स्क्रेय स्टेज के 9वें स्तर पर था और अंतर अभी भी बहुत बड़ा था। हमें उच्च स्तरीय मिशनों पर काम करना होगा। अर्जुन ने बुदबुदाया। तेजी से आगे बढ़ने के केवल 2 ही तरीके थे। पहला, अपने शरीर में विश्व संहारक दिव्य बिजली की संख्या बढ़ाना और स्वर्गीय पवित्र पर्वत पर अपनी साधना को 2 गुना करना। साथ ही विश्व संहारक दिव्य बिजली को अवशोषित करने से अर्जुन का साधना आधार भी बढ़ सकता था। हालांकि विश्व संहारक दिव्य बिजली ऐसी चीज थी जिसका सामना तो किया जा सकता था, लेकिन उसे खोजा नहीं जा सकता था। इसे प्राप्त करना इतना आसान कैसे हो सकता था। एकमात्र विकल्प उच्च स्तरीय मिशनों को स्वीकार करना और अधिक स्टारलाइट सिक्के प्राप्त करना था। इस विचार को ध्यान में रखते हुए अर्जुन स्वरपुत्र शिखर के मिशन हॉल की ओर उड़ चला और रास्ते में अपनी वर्तमान शक्ति का विश्लेषण किया। मेरी वर्तमान ताकत के अनुसार मैं किसी गुड फॉर्चून 3rd स्टेज मार्शल आर्टिस्ट से बमुश्किल ही निपट पाऊंगा। अगर मैं अपने सभी तुरुप के पत्ते इस्तेमाल कर लूं तो मैं किसी गुड फॉर्चून 4th स्टेज मार्शल आर्टिस्ट को भी हरा सकता हूं। अर्जुन बुदबुदाया। जितना अधिक पीछे जाया जाएगा, क्षेत्रों के बीच का अंतर उतना ही अधिक होगा। उदाहरण के लिए, गुड फॉर्चून दायरे में गुड फॉर्चून के पहले दायरे से गुड फॉर्चून के दूसरे दायरे को मारना अकल्पनीय रूप से कठिन है। ये लगभग वैसा ही है जैसे 3 या 4 छोटे दायरे पार करके हेवन स्क्रेयर दायरे से किसी दुश्मन को हराना। सैद्धांतिक रूप से कहें तो एक मार्शल कलाकार का क्षेत्र जितना ऊंचा होगा, सीमाओं के पार दुश्मन को हराने की अवधि उतनी ही कम होगी। यदि कोई व्यक्ति स्वर्ग मूल क्षेत्र में 5 छोटे लोगों को पार करके किसी को मार सकता है, तो स्वर्ग स्काय क्षेत्र में पहुंचने पर वह केवल 2 छोटे लोगों में ही लोगों को मार सकता है।
सौभाग्य क्षेत्र में पहुंचने पर उसके लिए एक लोक को पार करना भी मुश्किल होगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि सौभाग्य के पहले स्तर और सौभाग्य के दूसरे स्तर के बीच का अंतर बहुत ज्यादा था। दिव्य मार्शल आर्ट्स के पहले स्तर और दिव्य मार्शल आर्ट्स के दूसरे स्तर के बीच का अंतर और भी ज्यादा था। मार्शल सेज के पहले स्तर और मार्शल सेज के दूसरे स्तर के बीच का अंतर अकल्पनीय था। हालांकि शियांगनान ने हमेशा अपनी साधना को दूसरों से कहीं बेहतर बनाए रखा था। उसके शरीर पर सभी प्रकार की स्वर्ग विरोधी साधना विधियां थीं और उसने सच्चा ड्रैगन क्यू, एक तीसरा ड्रैगन शरीर, स्वर्ग को हिला देने वाला कृपाण और विश्व विनाशक दिव्य बिजली प्राप्त की थी। हर स्तर पर उसने अपनी शक्ति हमेशा बनाए रखी थी, उसी क्षेत्र के किसी भी साधक से कहीं ज्यादा। अब भी वह फॉर्चून के चौथे चरण के एक मार्शल कलाकार से मुकाबला करने में सक्षम था। यदि ऐसा परिणाम कहा जाए तो यह अत्यंत भयावह होगा। अर्जुन ने अपनी ताकत का आकलन किया और उच्च स्तरीय मिशन के लिए तैयार हो गया। हालांकि मिशन हॉल में आधे दिन तक घूमने के बाद उन्हें केवल 20 मिशन ही मिले, जिनमें से कोई भी उन्हें संतुष्ट नहीं कर सका। इस मिशन हॉल में सबसे कठिन मिशन को 50 स्टारलाइट सिक्के मिलेंगे और आगे 20, 10 या यहाँ तक कि 7-8 स्टारलाइट सिक्के मिशन भी होंगे। यह नहीं चलेगा। अर्जुन ने भौहें चढ़ाईं। उसे एक स्टाफ सदस्य मिल गया था और वह उच्च स्तरीय मिशन स्वीकार करना चाहता था। हालांकि स्टाफ सदस्य ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं। अर्जुन की ने कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा, ऐसा कैसे नहीं हो सकता? क्या ऐसा हो सकता है कि गहन आकाश संप्रदाय के पास भाग्य क्षेत्र से ऊपर कोई योद्धा न हो? यह असंभव है। मिशन हॉल में मिशन मूलतः हेवंस क्रायर के 5वें से 9वें स्तर तक के थे। भाग्य के पहले स्तर पर केवल एक ही मिशन था जिसे ज़ुजियान और अन्य लोगों ने स्वीकार किया था। वे उसे पूरा करने के लिए पहले ही जा चुके थे। कर्मचारी ने कंधे उचकाकर असहाय भाव से कहा, यदि आप संतुष्ट नहीं हैं, तो आप सन ऑफ हेवन पीक के उपयाजक से मिल सकते हैं। मैं केवल मिशन जारी करने के लिए जिम्मेदार हूँ। मैं आपकी किसी और चीज में मदद नहीं कर सकता। अनिच्छा से अर्जुन सीधे स्वर्ग शिखर के पुत्र के मंदिर में गया और बूढ़े उपयाजक को ढूंढ निकाला। अर्जुन के इरादों को जानने के बाद बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, जियांग बेई, हमारे पास वास्तव में फॉर्चून दायरे में कोई और मिशन नहीं है। अर्जुन ने व्यंग्य किया, गहन आकाश संप्रदाय में इतने सारे उच्च स्तरीय मार्शल कलाकार हैं, मुझे मत बताओ कि वे सक्रिय नहीं हैं। क्या वे सारा दिन घर पर ही रहते हैं? हाँ, मुझे डर है कि ऐसा नहीं है कि मुझे गुड फॉर्चून रियल मिशन नहीं मिला, बल्कि ऐसा है कि मैंने इसे हमें देने से इनकार कर दिया है ना? अर्जुन ने दूर की ओर इशारा करते हुए कहा, मुझे लगता है कि उस मिडनाइट पीक के लिए बहुत सारे उच्च स्तरीय मिशन होने चाहिए। बूढ़ा आदमी थोड़ा पीछे झुका और बोला, अगर कोई मुझसे इस तरह सवाल करता तो मैं उसे यहाँ से चले जाने को कहता, लेकिन चूंकि तुमने खुद उससे पूछा है, इसलिए मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दे सकता हूँ। बूढ़े आदमी ने मेज पर अपने हाथ क्रॉस करके रखे, मानो वह अपने शब्दों पर विचार कर रहा हो, इस डर से कि कहीं वह गलती से कोई रहस्य उजागर न कर दे। कुछ देर सोचने के बाद बूढ़े व्यक्ति ने कहा, एक प्रश्न है जिसकी आपने शायद अपेक्षा नहीं की होगी। क्या आप जानते हैं कि सन ऑफ हेवन पीक मार्शल आर्टिस्टों में गुड फॉर्चून रियल मार्शल आर्टिस्ट इतने कम क्यों हैं? अर्जुन ने कहा, अगर तुम्हें कुछ कहना है तो कह दो, पूछने और जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ध्यान से सुनूंगा। बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया और अर्जुन को समझाया, धार्मिक संप्रदाय वास्तव में स्टार गिल्ड में अधिक शक्तिशाली मार्शल कलाकारों को भेजने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उनके अपने संप्रदायों को भी विकसित करने की आवश्यकता थी। यदि संप्रदाय के सभी उत्कृष्ट सदस्यों को लड़ने और मारने के लिए स्टार गिल्ड में भेज दिया जाए तो क्या उनका संप्रदाय नष्ट नहीं हो जाएगा? ऐसा इसलिए था क्योंकि संप्रदाय का एक आधार था। हालांकि ये अंधेरी ताकतें अलग थीं। उनके पास कोई तथाकथित पंथ या विरासत नहीं थी। उनका लक्ष्य केवल लाभ कमाना था। संप्रदाय स्टार गिल्ड को और अधिक विशेषज्ञ देने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन अंधेरे ताकतों को इसकी परवाह नहीं थी। इसलिए स्वर्गपुत्र शिखर के मार्शल चिकित्सकों का उच्चतम स्तर ज़ुजियान के दयनीय 30-40 फॉर्चून दायरे मार्शल चिकित्सक थे। हालांकि मिडनाइट पीक में अनगिनत गुड फॉर्चून रियल मार्शल आर्टिस्ट मौजूद थे। यहाँ तक कि डिवाइन मार्शल रियल विशेषज्ञ भी मौजूद थे, लेकिन गिल्ड इसे सार्वजनिक रूप से घोषित नहीं कर सकता था। बूढ़े आदमी के शब्दों ने उपयाजक के शब्दों की पुष्टि की। वास्तव में जिस व्यक्ति ने गिल्ड को इस बड़ी समस्या से निपटने में मदद की वह मिडनाइट पीक था। बूढ़े आदमी ने आगे कहा, उन्होंने स्वर्ग शिखर पुत्र को नहीं छोड़ा था, लेकिन वे स्वर्ग शिखर पुत्र के मार्शल कलाकारों को बेहतर उपचार देना चाहते थे, आसान कार्य पूरे करना चाहते थे और पुरस्कार प्राप्त करना चाहते थे। यदि यह उदाहरण स्थापित किया गया होता तो अन्य संप्रदायों के अनुयायी और अधिक लोगों को तभी भेजते जब वे देखते कि स्वर्ग के पुत्र शिखर मार्शल चिकित्सकों ने मिठास का स्वाद चख लिया है। ये किसी बच्चे से झूठ बोलने जैसा ही है। बच्चों के समूह में आपको पहले 2 बच्चों को चकमा देना चाहिए और उन्हें कुछ कैंडी देनी चाहिए, तभी बाकी बच्चे आपकी बात मानने को तैयार होंगे। इस कारण से स्टार गिल्ड स्वर्ग पुत्र फैंग को अधिक खतरनाक कार्य नहीं सौंप सकता था।
बूढ़े व्यक्ति ने अपनी मुद्रा ठीक की और कहा, अब तुम्हें समझ आ जाना चाहिए, है न? अर्जुन ने सिर हिलाया और कहा, जितना अधिक आप बोलते हैं उतना ही मुझे लगता है कि आप वास्तव में मेरे और स्वर्ग के पुत्र पीक मार्शल कलाकारों के अन्य सदस्यों के साथ ग्रीन हाउस फूलों जैसा व्यवहार करते हैं। अर्जुन ने अपने हाथ से मेज पर दस्तक दी और कहा, मैं स्टार गिल्ड में लड़ने आया हूँ। मैं यहाँ दूसरों के सामने एक सुंदर उदाहरण स्थापित करने नहीं आया हूँ। यदि मुझे यहाँ वह लड़ाई नहीं मिलती जो मैं चाहता हूँ तो मैं केवल यहाँ से जाने का विकल्प चुन सकता हूँ। अंत में स्टार गिल्ड ने अभी भी सन ऑफ हेवन पीक को नीची नजर से देखा। अर्जुन उस तरह की कलाकृति नहीं बनाना चाहते थे जिसे पुष्पमालाओं से ढक दिया गया हो और दूसरों के देखने के लिए हवा में ऊंचा उठाया गया हो। उसे तो बस जंग चाहिए थी, लोहा था, खून था। अध्याय 1188। ये देखकर कि अर्जुन का संग छोड़ने का इरादा था, बूढ़े व्यक्ति की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। अर्जुन पहले से ही स्वर्ग पुत्र शिखर पर एक आकर्षक व्यक्ति था। अगर उसे रिहा कर दिया जाता तो नुकसान बहुत बड़ा होता। बूढ़े आदमी ने जल्दी से कहा, हो सकता है कि तुम्हें पर्याप्त जानकारी न हो, मैं तुम्हें कुछ बता रहा हूँ। संप्रदाय के शिष्यों, आप जो कुछ भी सीखते हैं वह ये है कि अपने साधना क्षेत्र को कैसे बढ़ाया जाए, इसे तेजी से कैसे समझा जाए और मार्शल कौशल कैसे सीखा जाए। दूसरी ओर अंधेरे ताकतों के लोग पूरी तरह से अलग हैं। वे जो कुछ भी सीखते हैं वह है हत्या के तरीके, कैसे गहराई तक जाएं, कैसे छुपें, कैसे भेष बनाएं, कैसे हत्या करें वगैरह। सबसे पेशेवर प्रशिक्षण। उदाहरण के लिए, संप्रदाय के एक शिष्य और उसी क्षेत्र की अंधकार में शक्तियों के एक युद्ध साधक को अखाड़े में उतार दो। मुझे लगता है कि संप्रदाय के शिष्य के जीतने की अच्छी संभावना है। अगर मैं उन दोनों को जंगल में फेंक दूं और उन्हें जीवित रखूं, तो मुझे डर है कि मरने वाला आखिरी व्यक्ति संप्रदाय का अनुयायी होगा। बूढ़े व्यक्ति ने अर्जुन पर गहरी नजर डाली और कहा, आप दोनों के बीच सबसे बड़ा अंतर यह है कि आपके संप्रदाय के शिष्यों के युद्ध गुरु आपके स्वामी हैं। जहाँ तक अंधेरे बलों के प्रत्येक सदस्य के युद्ध गुरुओं का प्रश्न है, वे उनके शत्रु हैं। अर्जुन ने एक लंबी आह भरी। उसका पूरा शरीर निराश हो गया था। संघ ने स्वर्गपुत्र फैन के विरुद्ध दुर्भावनापूर्वक कोई भेदभाव नहीं किया, नहीं उन्होंने उसका उपहास या उपहास करने के लिए परेशानी मोल ली। इसके विपरीत गिल्ड स्वर्गपुत्र फैन के प्रति बहुत विनम्र था। हालांकि यह उनकी हड्डियों की गहराई से निकली इस तरह की अस्वीकृति थी जो सबसे अपूरणीय थी। बूढ़ा आदमी अर्जुन से बहुत विनम्र था, लेकिन उसकी बातों के पीछे एक छिपा हुआ मतलब था। वो था, तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते। मैं तुम्हारी निंदा नहीं कर रहा, नहीं मैं तुम्हारी निंदा कर रहा हूँ। तुम लोग सचमुच ऐसा नहीं कर सकते। शायद बूढ़े आदमी को खुद भी यह एहसास नहीं था कि उसने जो उदाहरण दिया था वह पूरी तरह से मिडनाइट पीक की ओर झुका हुआ था, पूरी तरह से झुका हुआ। यह अवमानना नहीं थी, अवमानना तो और भी कम थी, बल्कि अस्वीकृति थी। समझ गए? बूढ़े आदमी ने कहा, मैं तुम्हें विनम्रता से सलाह दे रहा हूँ, मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी बात सुनोगे। अर्जुन मुस्कुराया और कहा, ठीक है, चूंकि आपका यही मतलब है तो मैं केवल स्वर्गपुत्र शिखर को छोड़ सकता हूँ। आकाश और पृथ्वी विशाल हैं। मैं नहीं मानता कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहां मैं अपनी प्रतिभा प्रदर्शित कर सकूं। इसके साथ ही अर्जुन वहां से चला गया। बूढ़ा आदमी अचानक खड़ा हो गया और उसने देखा कि अर्जुन जा रहा है। बूढ़े आदमी ने गुस्से में मेज पर जोर से पटकते हुए कहा, तुम अच्छे लोगों को क्यों नहीं जानते? अर्जुन श्रवण पवन मंडप में लौट आया और अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया। उसे न तो बूढ़े आदमी से कोई शिकायत थी, न ही स्टार गिल्ड से। बस बात इतनी थी कि वह गलत जगह आ गया था और उसे गलत पद दिया गया था। स्वर्ग के नीचे मार्शल आर्ट का अभ्यास करने वाले सभी लोगों की एक आम समझ थी कि संप्रदाय के अनुयायियों की ताकत लड़ाई और साधना थी, न कि वास्तविक युद्ध और हत्या। लड़ाई और हत्या बहुत अलग अलग चीजें थीं। तुम जाना चाहते हो? लॉन्ग जिंगयुन, जिसने दरवाजा खोला और अंदर आया, उसने आश्चर्य से कहा जब उसने अर्जुन को अपना सामान व्यवस्थित करते देखा। मुझे जाना होगा, यह मेरा आकाश नहीं है। अर्जुन ने सिर हिलाया। लॉन्ग जिंगयुन हैरान था। आपने इन अभियानों में असाधारण प्रदर्शन किया है, यह आपका आकाश क्यों नहीं है? आप वास्तव में क्या चाहते हैं? अर्जुन की आंखें चमक उठीं। उसने मुट्ठियां भींच ली और दांत पीस लिए। मैं तो गहन आकाश संप्रदाय को नष्ट करना चाहता हूँ। लॉन्ग जिंगयुन थोड़ा स्तब्ध रह गया। अर्जुन के शब्द कुछ ऐसे थे जिनकी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। कौन सा पंथी अनुयायी सफलता प्राप्त नहीं करना चाहता? कौन नहीं चाहेगा कि दूसरे उसकी प्रशंसा करें और उसका आदर करें? मैं सचमुच तुम्हें नहीं रख सकता, लॉन्ग जिंगयुन ने कहा। मैं नहीं कर सकता, कम से कम आप तो नहीं कर सकते, अर्जुन ने कहा। बूढ़े युन, मेरे जाने के बाद मैं स्वर्गीय शिखर के पुत्र के भाइयों की देखभाल तुम्हारे पास छोड़ दूंगा। उन्हें कोई शिकायत न होने देना। लॉन्ग जिंगयुन हक्का बक्का रह गया। इस पल उसे ये भी लगा कि उसका दिल खाली है। यहाँ तक कि उसे यह एहसास भी नहीं था कि जियांग बेई, जो हमेशा उसके लिए एक उपद्रव था, धीरे धीरे उसका जीवन और मृत्यु का भाई बन गया था। जब वे सचमुच चले गए तो ये भावना अचानक उमड़ पड़ी जो उन्हें रोक नहीं सकी। ये सुनकर कि अर्जुन जाने वाला है, स्वर्गपुत्र शिखर के कई सौ मार्शल अभ्यासी दौड़कर वहां पहुंचे।
ये लोग अर्जुन के साथ जिंदगी मौत का सफर तय कर चुके थे। वे अर्जुन से अलग होने को तैयार नहीं थे, लेकिन वे सिर्फ उसे विदा करने ही आ सकते थे। चाहे सभी ने उसे कितना भी समझाने की कोशिश की, अर्जुन दृढ़ था। पश्चिमी क्षेत्र का एक मार्शल कलाकार खड़ा हुआ और कड़वी मुस्कान के साथ बोला, याद है जब हम पहली बार सन ऑफ हेवन पीक पर पहुंचे थे तो हमने दक्षिणी क्षेत्र के मार्शल कलाकारों को फांसी पर लटका दिया था और उनसे लड़ाई की थी। तुम तो हमसे भिड़ गए थे और खूब लड़े थे। आज तक कुछ ही महीनों में हमने एक साथ जीवन और मृत्यु का अनुभव किया है। आपने हम सभी का ध्यान रखा है। अब जब आप अचानक जाना चाहते हैं तो मेरे भाई आपसे अलग होने के लिए बहुत अनिच्छुक हैं। अर्जुन ने आह भरी और मुस्कुराते हुए कहा, मेरे जाने के बाद अपना ख्याल रखना। इसी समय आंगन का दरवाजा चरमराहट के साथ खुल गया। एक महिला अंदर आए और बोली, मैंने सुना है कि आप जा रहे हैं। सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए और वे शीघ्रता से अपने हाथ नीचे करके खड़े हो गए तथा बहुत सम्मान प्रकट किया। उपराष्ट्रपति निंग। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, मैंने आपको फिर से परेशान कर दिया है। मैंने आपको खास तौर पर यहाँ आने के लिए कहा था। तुम्हें भी पता है कि तुमने मुझे परेशान किया है। निंग जिशुई ने अर्जुन को तिरस्कार भरी नजरों से देखा और कहा, मुझे तुम्हारे निजी मामलों के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। ठीक है, कुछ और कहने की जरूरत नहीं है। मेरे साथ मिडनाइट पीक तक चलो। अर्जुन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मेरे पीछे मिडनाइट पीक तक आओ। क्या तुम मिशन स्वीकार नहीं करना चाहते? क्या तुम स्वर्गपुत्र पीक की क्षमता साबित करना चाहते हो? निंग जिशुई ने कहा, चूंकि आप ये करना चाहते हैं तो इसे बड़े पैमाने पर करें। सभी को साबित करें कि आप ये कर सकते हैं। उन्होंने कहा, अभी मेरे पीछे मिडनाइट पीक पर आइए और सबके सामने एक कठिन कार्य कीजिए। जब तक आप इसे पूरा कर लेंगे तब तक हर कोई आपको अपने दिल में पहचान लेगा। ये दूसरों को धमकाने के लिए अपनी पहचान का उपयोग करने से कहीं अधिक प्रभावी है। मैं केवल दूसरों के मुंह को दबा सकता हूँ, लेकिन मैं उनके दिलों को नहीं दबा सकता। ठीक है। अर्जुन की आंखें चमक उठी। जाओ, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती। निंग जिशुई ने अपना हाथ हिलाया और कहा, स्वर्गपुत्र शिखर से आप सभी लोग साथ चलें और देखें कि मध्यरात्रि शिखर क्या कर रहा है। ऐसा कहने के बाद निंग जिशुई ने रास्ता दिखाया, जबकि स्वर्ग शिखर के पुत्र के मार्शल चिकित्सकों ने आक्रामक रूप से उसका पीछा किया। मिडनाइट पीक का अपना मिशन हॉल था। जाहिर है निंग जिशुई ने अर्जुन को ढूंढने से पहले ही मामले का ध्यान रख लिया था। इस समय मिडनाइट पीक पर मौजूद लाखों योद्धाओं की उपस्थिति विशाल मिशन हॉल में दर्ज की गई। जैसे ही सन ऑफ हेवन पीक के मार्शल प्रैक्टिशनर्स वहां पहुंचे, वे इस दृश्य को देखकर तुरंत दंग रह गए। बहुत ज्यादा। ये पीक पर असल में लाखों योद्धा थे। इसके अलावा उनके सभी क्षेत्र मूल वापसी क्षेत्र से लेकर स्वर्ग मूल क्षेत्र, स्वर्ग झांक क्षेत्र और यहाँ तक कि भाग्य क्षेत्र तक कवर किए गए थे। इस बीच मिडनाइट पीक का मिशन हॉल सन ऑफ हेवन पीक के मिशन हॉल से लगभग 50 गुना बड़ा था। मिशनों की चकाचौंध भरी श्रृंखला ने सन ऑफ हेवन पीक के मार्शल कलाकारों को चक्कर में डाल दिया। यह बहुत ज्यादा फर्क है, लॉन्ग जिंगयुन ने अचानक कहा। दरअसल इलाज में बहुत बड़ी असमानता है। जिए पीक के सभी योद्धाओं ने अपने कंधे पकड़ लिए और उन लोगों पर उपहास किया जो स्वर्गपुत्र पीक को देख रहे थे। किसी ने कहा, ओह, क्या ये स्वर्ग शिखर के पुत्रों का समूह नहीं है जो बौडोयो में पले बड़े हैं? क्यों? क्या आप हमारा मिशन देखना चाहते हैं? कमीने, तुमने क्या कहा? लॉन्ग जिंगयुन ने गुस्से से कहा। अध्याय 1189। जैसे ही उन्होंने यह बात कही, दोनों पक्षों के लोगों ने एक दूसरे को डांटना शुरू कर दिया। सन ऑफ हेवन पीक और मिडनाइट पीक के लियांग जी ने बहुत पहले ही इसका अनुसरण कर लिया था और उनका आक्रोश बहुत गहरा था। मिडनाइट पीक के लोगों का मानना था कि सन ऑफ हेवन पीक के मार्शल कलाकार सभी बेकार थे और उनके पास गिल्ड में आने की योग्यता नहीं थी, लेकिन गिल्ड द्वारा उन्हें विशेष देखभाल दी गई। दूसरी ओर सन ऑफ हेवन पीक के लोगों का मानना था कि जिए पीक को विशेष देखभाल मिली थी और वह इतने सारे अच्छे मिशनों को पूरा करने में सक्षम था। जैसा कि निंग जिशुई ने कहा था, उसने दोनों पक्षों को एक दूसरे को कोसने से नहीं रोका। इस तरह की बात को बिल्कुल भी दबाया नहीं जा सकता था। अब जब आपने स्थिति को दबा दिया है तो दोनों पक्षों के मार्शल कलाकारों के दिल अभी भी एक दूसरे को स्वीकार करने से इनकार करते हैं। समस्या को हल करने का एकमात्र तरीका मुट्ठी से था। जैसे ही दोनों पक्ष एक दूसरे को कोस रहे थे, जिए फैंग फॉर्चून फिफ्थ लेयर मार्शल आर्टिस्ट के पास से बाहर निकला। उसके हाव भाव ठंडे थे और उसकी हत्या की मंशा आश्चर्यजनक रूप से गहरी थी। उसने अपना सिर थोड़ा झुकाया और ठंडे स्वर में कहा, तुम इस तरह हमारे मिडनाइट पीक में नहीं घुस सकते। तुम मिडनाइट पीक को अपनी आंखों में मत रखो। स्वर्गपुत्र शिखर से आपके लोग अपनी शक्ति दिखाने और लिब्रा मंदिर में आपकी जीत का जश्न मनाने के लिए यहाँ आए हैं। अगर ऐसा है तो आपका लक्ष्य पूरा हो गया है। अब आप भाग सकते हैं। आपका यहाँ स्वागत नहीं है। एक क्षण में लाखों लोग एक साथ चिल्ला उठे, भाग जाओ, तुम्हारा यहाँ स्वागत नहीं है। हमसे पूछो कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं। अचानक एक गहरी आवाज सबके कानों और दिलों में गड़गड़ाहट की तरह गूंज उठी।
यह अर्जुन है। उन्होंने अपनी समृद्ध डिपक्यूई को अपनी आवाज में डाला और अपने मुंह से बोला, जिससे एक चौंकाने वाला प्रभाव प्राप्त हुआ। निश्चित रूप से मिडनाइट पीक के योद्धाओं के चेहरे के भाव तुरंत गंभीर हो गए। अर्जुन अपनी विशाल कृपाण पीठ पर लादे कदम कदम पर भीड़ के बीच में चला गया। उसने चारों ओर देखा और कहा, मैं तुम्हें चुनौती देने आया हूँ। मैं ये साबित करना चाहता हूँ कि हम स्वर्गीय शिखर के पुत्र उन कार्यों को पूरा कर सकते हैं जिन्हें आप पूरा कर सकते हैं, और हम उन कार्यों को भी पूरा कर सकते हैं जिन्हें आप पूरा नहीं कर सकते। जिये फेंग हंसने लगे। गुड फॉर्चून फिफ्थ लेयर मार्शल आर्टिस्ट ने व्यंग्य किया, कौन नहीं जानता कि निर्दयता से कैसे बोला जाए। आपका कुंग फू वास्तव में बहुत मजबूत है। हम आपसे बहस नहीं कर सकते। हम सिर्फ लड़ने में अच्छे हैं, बात करने में नहीं। हे भगवान, क्या यह अर्जुन है? अचानक भीड़ में से एक व्यक्ति निकला और अर्जुन की ओर इशारा किया। इस समय अर्जुन ने मानव त्वचा का मुखौटा नहीं पहना था, इसलिए उसने अपना असली रूप दिखाया। हालांकि उनका चेहरा दक्षिणी डोमेन में भी जाना जाता था और उनमें से अधिकांश केवल स्पिरिट चैनलिंग मार्शल कलाकार थे जिन्होंने संप्रदाय की लड़ाई में भाग लिया था, लेकिन मूलतः दुनिया के बाकी हिस्सों में किसी ने भी उसे नहीं देखा है। अर्जुन ने भी बोलने वाले व्यक्ति की ओर देखा और पाया कि यह पूरी तरह से अपरिचित चेहरा था। जो व्यक्ति बोल रहा था वह भी गुड फॉर्चून फिफ्थ लेयर का विशेषज्ञ था, लेकिन उसकी पोशाक स्पष्ट रूप से ब्लू टाइड महाद्वीप के एक पूर्व पश्चिमी क्षेत्र के मार्शल कलाकार की थी। तुम उसे जानते हो? गुड फॉर्चून फिफ्थ लेयर विशेषज्ञ ने भौहें चढ़ाईं। पश्चिमी क्षेत्र के मार्शल कलाकार ने सिर हिलाया। जाहिर है मैं उसे जानता हूँ। ये बच्चा कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। इसने पिछली दक्षिणी क्षेत्र संप्रदाय चैंपियनशिप जीती थी। चैंपियन? गुड फॉर्चून फिफ्थ लेयर मार्शल आर्टिस्ट जोर से हंसा। यहाँ कौन चैंपियन नहीं है? किसमें चैंपियन जैसी ताकत नहीं है? पश्चिमी क्षेत्र के मार्शल कलाकार ने अपना सिर हिलाया। आपको नहीं पता कि उस समय गहन आकाश संप्रदाय ने उसका शिकार करने के लिए बड़ी संख्या में विशेषज्ञों को भेजा था। वास्तव में पश्चिमी क्षेत्र ने उसके साथ सहयोग करने के लिए अपनी लगभग पूरी ताकत लगा दी थी, लेकिन अंत में वह फिर भी भागने में कामयाब रहा। इस मामले ने सनसनी फैला दी। इस क्षण दृश्य पूरी तरह से शांत हो गया। ऐसी जगह पर संप्रदाय के योद्धा दुर्लभ नहीं थे। कई संप्रदाय के योद्धा पहले ही मर चुके थे, और योद्धा तो नहीं पर वे अभी भी जीवित थे। हालांकि पूरे पश्चिमी क्षेत्र में और स्वर्गीय गहन संप्रदाय द्वारा एक व्यक्ति की खोज में वे अंततः असफल रहे। यह कोई मजाक नहीं था। क्या ये सचमुच इतना बड़ा चढ़ाकर कहा गया है? गुड फॉर्चून फिफ्थ लेयर मार्शल आर्टिस्ट ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। जाहिर है उसे इस पर विश्वास नहीं हो रहा था। पश्चिमी क्षेत्र के मार्शल कलाकार ने कहा, यदि वह वास्तव में अर्जुन है तो वह इतना अतिरंजित है कि उसमें पानी की एक बूंद भी नहीं मिली है, और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। क्या? गुड फॉर्चून फिफ्थ लेयर मार्शल आर्टिस्ट ने फिर पूछा। पश्चिमी क्षेत्र के मार्शल कलाकार ने कहा, उस समय अर्जुन केवल मूल रिटर्निंग दायरे में था। वहां पर हंगामा मच गया। गुई युआन क्षेत्र। हर कोई अचंभित था, यहाँ तक कि यदि स्वर्गस्क्राय का 9वां स्तर भी ऐसा कुछ कर सके तो भी यह अकल्पनीय होगा। मूल रिटर्निंग दायरे की तो बात ही छोड़ दीजिए। अरे इतनी बड़ी पृष्ठभूमि। लॉन्ग जिंगयुन ने आश्चर्य से अर्जुन की पीठ देखी और कहा, मैं कहता हूँ ये लड़का इतना असाधारण क्यों है? वह इतना बहादुर है। काफी समय हो गया। यह एक ऐसा आदमी है जो सुअर होने का नाटक करता है और बाघ को खा जाता है। ठीक है। निंग जिशुई ने ताली बजाई और कहा, लगता है तुम्हें मुझसे परिचय करवाने की जरूरत नहीं है। जियांग बेई को तो सब पहले से ही जानते हैं। क्या वह अर्जुन नहीं है? पश्चिमी क्षेत्र के मार्शल कलाकार ने उत्सुकता से पूछा। निंग जिशुई ने कहा, अर्जुन पहले ही मर चुका है। बेशक वह अर्जुन नहीं है। ये सुनकर सभी लोग बहुत निराश हुए। हर कोई वास्तव में उत्सुक था कि अर्जुन, जिसकी पृष्ठभूमि इतनी अच्छी थी, क्या कर सकता है। परिणाम स्वरूप वह व्यर्थ ही व्यस्त रहने लगा। पूरा दृश्य हूटिंग से भर गया। निंग जिशुई की हरकतें भी बहुत सख्त थीं। वहां मौजूद लोगों में अगर उन्हें एक साथ नहीं रखा जा सकता था तो स्काई प्रोफाउंड सेक्ट के स्काउट भी थे, और अर्जुन की पहचान इतनी संवेदनशील थी कि उसे उजागर करना मुश्किल था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कौन है। अर्जुन ने अपनी कृपाण पीठ पर रखी और ऊंची आवाज में कहा, अर्जुन और जियांग बेई दोनों अपनी मुट्ठियों के लिए मशहूर हैं। जिये पीक के लोगों ने बारी बारी से सिर हिलाकर सहमति जताई। ये शब्द सुनकर उन्हें बहुत अच्छा लगा। निंग जिशुई ने दीवार पर एक मिशन की ओर इशारा करते हुए कहा, यहाँ एक कठिन मिशन है। जिये पीक से मार्शल कलाकारों के 3 समूह पहले ही पहुंच चुके हैं। वे सभी असफल हो गए हैं। आपको पहले मिशन का विवरण समझना चाहिए। अंतहीन सागर इंटरनेट की पूरी दुनिया ने 5 प्रमुख विश्व क्षेत्रों को घेर लिया, और अंतहीन सागर में उन्हें अलग अलग समुद्री क्षेत्रों में विभाजित किया गया। उदाहरण के लिए सेंट्रल प्लेन्स को घेरने वाला विस्मृति सागर वास्तव में अंतहीन सागर के समुद्रों में से एक है। पूर्वी क्षेत्र में पूर्वी मकबरा नामक एक समुद्री क्षेत्र था जिस पर स्काईफायर द्वीप स्थित था। स्वर्गीय अग्नि द्वीप पर कई राक्षसी जानवर थे जो एक खतरनाक जगह थी, लेकिन पूर्वी क्षेत्र की सेना वहां तैनात थी।
पूर्वी क्षेत्र में एक आधिकारिक बल था और सैन्य बल भी बहुत मजबूत था। केवल पूर्वी क्षेत्र के निर्वासित महाद्वीप के पास आधिकारिक बल नहीं था, इसलिए उनके बीच अंतर करना आवश्यक था। सामान्यतः स्काईफायर द्वीप पर कुछ भी असामान्य नहीं था, लेकिन हाल ही में कुछ अजीब घटनाएं घटने लगी थीं। स्टार गिल्ड को संदेह था कि स्काईफायर द्वीप के सैनिकों के रहस्यमय ढंग से गायब होने के लिए स्वर्गीय गहन संप्रदाय जिम्मेदार था। जीपीक ने एक के बाद एक 3 बैच के लोगों को भेजा। मार्शल कलाकारों के पहले बैच के ज्यादातर लोग हेवनस्क्रायर के 5वें स्तर पर थे, कुल मिलाकर 20 लोग, लेकिन अंत में वे पूरी तरह से नष्ट हो गए। 9वें स्वर्गस्क्रायर लेयर द्वारा मार्शल कलाकारों के दूसरे बैच को भी नष्ट कर दिया गया, जिसमें कुल 10 लोग थे। तीसरी बार उन्होंने कुल 5 लोगों को भेजा, जिनमें से कोई भी जीवित वापस नहीं लौटा। निंग जिशुई ने कहा, हमें संदेह है कि गहन आकाश संप्रदाय के कुछ लोग स्वर्गीय अग्नि द्वीप की सेना का वध कर रहे हैं। इसके अलावा हमारा प्रारंभिक अनुमान है कि शत्रु का क्षेत्र संभवतः भाग्य के प्रथम स्तर पर या यहाँ तक कि भाग्य के दूसरे स्तर पर भी हो सकता है। तो इस बार निंग जिशुई ने अर्जुन की ओर देखा और कहा, हम तुम्हें अकेले भेजेंगे। अकेले? मिडनाइट पीक के योद्धा जोर से हंस पड़े। केवल एक स्वर्गीय 9वीं परत मार्शल कलाकार को भेजना, उसे मौत के घाट उतारना होगा, है न? निंग जिशुई ने दूसरों के उपहास को नजरअंदाज कर दिया और इसके बजाय अर्जुन को गंभीरता से देखा। क्या आपकी हिम्मत है? हिम्मत करो, अर्जुन ने दृढ़ता से उत्तर दिया। ठीक है, निंग जिशुई ने सिर हिलाया, क्योंकि दुश्मन का क्षेत्र पहले ही फॉर्चून लेवल 2 के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुका है। यदि आप इस मिशन को पूरा करते हैं तो इनाम 150 स्टारलाइट सिक्के होंगे। इस तथ्य को जोड़ते हुए कि आप अकेले गए थे, 50 स्टारलाइट सिक्कों का इनाम कुल मिलाकर 200 हो जाता है। अध्याय 1190। इस मिशन का इनाम लगातार बढ़ता जा रहा था। शुरुआत में इनाम सिर्फ 30 स्टारलाइट कॉइन थे, फिर इनाम बढ़कर 50 या 100 स्टारलाइट कॉइन हो गया। अब इनाम 150 स्टारलाइट कॉइन की चौंकाने वाली ऊंचाई तक पहुंच गया है। इतनी बड़ी मात्रा में स्टारलाइट सिक्कों का सामना करते हुए यहाँ तक कि जीपीक के योद्धा भी ईर्ष्यालु थे। जीपीक की दिशा में एक गुड फॉर्चून सेकंड स्टेज मार्शल कलाकार खड़ा हुआ और बोला, इसे उसे क्यों दें? हम इतना अच्छा काम खुद कर सकते हैं, क्योंकि तुम सब पहले 3 बार असफल हो गए थे। निंग जिशुई ने शांति से कहा। मिडनाइट पीक मार्शल आर्टिस्ट अभी भी संतुष्ट नहीं था और बोला, ठीक है, वह जियांग बेई इस मिशन पर जा सकता है, लेकिन मैं पहले भद्दे शब्द कहूंगा। अगर वह असफल हो जाता है तो उनके सन ऑफ हेवन पीक मार्शल आर्टिस्ट हमारे मिडनाइट पीक मिशन में कभी भी शामिल नहीं हो पाएंगे। और हाँ, हम सिर्फ 10 दिन तक ही उसका इंतजार करेंगे। अगर 10 दिन के अंदर उसका कोई पता नहीं चला तो हम तुरंत इस मिशन को स्वीकार कर लेंगे और इसे खुद ही कर लेंगे। फिर से श्रेय छीनने के लिए हमें दोष मत दीजिए, कोई समस्या नहीं, अर्जुन लांग ने कहा। मार्शल कलाकार ने अपना दाहिना हाथ उठाया और कहा, क्या तुम मुझे 3 बार हाई फाइव देने का साहस कर सकते हो? आओ। अर्जुन आगे बढ़ा और मार्शल कलाकार को 3 बार थप्पड़ मारा। तुम मौत को दावत दे रहे हो। जीपीक के मार्शल कलाकार ठंडी हंसी हंसने लगे। इस जियांग बेई को तो सचमुच आकाश पाताल का कुछ पता ही नहीं था। आप 9वें स्तर के हेवनस्क्रायर मार्शल आर्टिस्ट हैं, फिर भी गुड फॉर्चून दायरे का मिशन पूरा करने के बाद आपने अपना चेहरा चाटा और किसी और के साथ गठबंधन की शपथ ली। आपको सचमुच नहीं पता कि मरना है या नहीं। इस बार स्वर्ग पुत्र फैन को अपनी दादी के घर पर मुंह की खानी पड़ी। जहां तक लॉन्ग जिंगयुन और अन्य लोगों की बात है, वे अर्जुन के पीछे खड़े हो गए और उसके लिए लड़ने लगे। लॉन्ग जिंगयुन ने अर्जुन के कान में फुसफुसाया, ये स्वर्ग शिखर के पुत्र के लिए अपनी भौहें उठाने का एक अच्छा अवसर है। यदि आप इसे पूरा नहीं कर सकते हैं तो मुझे अपने एक पैर को तोड़ने के लिए दोष न दें। अर्जुन मुस्कुराया और कहा, मैं सौभाग्य के दूसरे स्तर पर दुश्मनों से डरूंगा। आप लॉन्ग जिंगयुन भी सौभाग्य के दूसरे स्तर पर हैं। आपने दिव्य छवि की शक्ति का अभ्यास भी किया है, लेकिन आप मेरे सामने कुछ भी नहीं हैं। तुम सच में, लॉन्ग जिंगयुन का चेहरा घुटन से लाल हो गया, तुम सच में बहुत परेशान करने वाले हो। ठीक है, निंग जिशुई ने ताली बजाई और कहा, तो बात तय हो गई। अर्जुन बिना देर किए तुरंत रवाना हो जाएगी। ऐसा कहने के बाद निंग जिशुई ने अर्जुन को हॉल से बाहर ले जाकर अर्जुन के हाथ में एक पत्र थमा दिया। सभी को विदाई देने के बाद अर्जुन स्वर्ग पुत्र शिखर की गरिमा के साथ रवाना हुआ। पूर्वी क्षेत्र, पूर्वी मौसोलियम सागर क्षेत्र, स्काईफायर द्वीप। ये द्वीप पूरे पूर्वी क्षेत्र के सबसे उत्तरी भाग में निर्वासित महाद्वीप से बहुत दूर स्थित था। यह एक अजीब जगह थी जहां अर्जुन पहले कभी नहीं गया था। रास्ते में अर्जुन ने वह पत्र खोला जो निंग जिशुई ने उसे दिया था। पत्र की विषय वस्तु देखकर अर्जुन का मुंह खुला का खुला रह गया। इस पत्र का मुख्य उद्देश्य अर्जुन को अपने पास रखना था। इसी वजह से निंग जिशुई ने स्टार गिल्ड के कुछ काले इतिहास को उजागर करने में जरा भी संकोच नहीं किया। पत्र का सामान्य अर्थ इस प्रकार था। शुरुआत में प्रोफाउंड स्काई सेक्ट को वास्तव में स्टार गिल्ड का समर्थन प्राप्त था। गिल्ड प्रोफाउंड स्काई सेक्ट के माध्यम से दक्षिणी क्षेत्र की संपूर्ण मार्शल दुनिया को नियंत्रित करना चाहता था।
अप्रत्याशित रूप से स्वर्गीय गहन संप्रदाय के पंथ कठोर हो गए और उन्होंने बाई वंश में शरण ले ली। इसके बजाय उन्होंने संघ के विरुद्ध युद्ध किया। जब तक स्टार गिल्ड ने प्रतिक्रिया दी तब तक बहुत देर हो चुकी थी। स्वर्गीय गहन संप्रदाय के विश्वासघात के बाद के दिनों में स्टार गिल्ड निष्क्रिय नहीं था, नहीं वह अंधा था जिसने स्वर्गीय गहन संप्रदाय पर हमला करने से इनकार कर दिया था, बल्कि इसके पीछे एक और गहरा कारण था। स्टार गिल्ड की बड़ी महत्वाकांक्षाएं थीं। वे अपना प्रभाव बढ़ा रहे थे और दुनिया के 4 प्रमुख क्षेत्रों में स्थानीय मार्शल आर्ट बलों में हस्तक्षेप कर रहे थे। वास्तव में कई स्थानीय संप्रदाय स्टार गिल्ड के साथ मिलकर सहयोग कर रहे थे ताकि स्टार गिल्ड का विस्तार हो सके। जब सहयोग है तो असहयोग भी होगा। विस्तार की प्रक्रिया में स्टार गिल्ड ने वास्तव में कई कठिन तरीकों का इस्तेमाल किया था, यहाँ तक कि बड़ी संख्या में संप्रदायों और अंधेरे ताकतों को विघटित भी किया था। दूसरे शब्दों में कुछ गुट गिल्ड में शामिल हो गए थे, जबकि अन्य को गिल्ड द्वारा इस हद तक दबा दिया गया था कि वे दुश्मन बन गए थे। स्टार गिल्ड ने स्वर्गीय गहन संप्रदाय पर युद्ध की घोषणा करने से इनकार कर दिया। इसका कारण यह नहीं था कि वे स्वर्गीय गहन संप्रदाय से डरते थे, बल्कि इसलिए कि उन्हें डर था कि 5 झीलों और 4 समुद्रों की शत्रुतापूर्ण ताकतें स्वर्गीय गहन संप्रदाय में शामिल हो जाएंगी। जब तक स्टार गिल्ड ने प्रोफाउंड स्काईस एक्ट के खिलाफ युद्ध की घोषणा की, तब तक गिल्ड से नफरत करने वाली ताकतें तुरंत प्रोफाउंड स्काईस एक्ट के आगोश में समाहित हो जाती। ये गिल्ड द्वारा उन्हें पक्ष में खड़े होने के लिए मजबूर करने के बराबर था। इसीलिए गिल्ड को गहन आकाश संप्रदाय पर युद्ध की घोषणा करने के लिए बहुत साहस और हिम्मत की जरूरत थी। जिस दिन युद्ध की घोषणा हुई, उसी दिन गहन आकाश संप्रदाय एक विशालकाय इकाई में विकसित हो गया। यही मुख्य कारण था कि स्वर्गीय गहन संप्रदाय के युद्ध साधकों को विशेष रूप से नहीं मारा जा सकता था। कई लोगों को यह अजीब लगा, गिल्ड ने सीधे तौर पर प्रोफाउंड स्काईस एक्ट को नष्ट क्यों नहीं किया, लेकिन स्वर्ग के नीचे सब कुछ इतना सरल कैसे हो सकता है। ये सभी मैक्रो नियंत्रण उपाय थे और एक बार इन्हें एक साथ खींच लेने पर उनका पूरा शरीर हिलने लगता था। अर्जुन को मानना पड़ा कि उसने कभी सोचा नहीं था कि यह इतना दूरगामी होगा। उसने एक बार मन ही मन गिल्ड के बारे में शिकायत की थी। यह एक स्वतंत्र व्यक्ति और समग्र स्थिति के प्रभारी व्यक्ति के बीच का अंतर था। पत्र के अंत में निंग जिशुई ने यह भी कहा कि उसे उम्मीद है कि अर्जुन संघ को समझ पाएगा। ऐसा नहीं था कि संघ मेहनत नहीं करना चाहता था। दरअसल संघ ने युद्ध की घोषणा के बाद से ही गहन आकाश संप्रदाय से लड़ना बंद नहीं किया था। उसने आशा व्यक्त की कि अर्जुन गिल्ड के दृढ़ संकल्प को देख सकेगा और अर्जुन आसानी से नहीं छोड़ेगा। एक गिल्ड के उपाध्यक्ष ने अपना शरीर नीचे किया और अर्जुन से पूछा। अर्जुन ने पत्र को जला दिया और खुद से बुदबुदाया, गिल्ड ने मुझे रखने के लिए बहुत प्रयास किया है, अगर मैं यहीं रहूं तो कोई बात नहीं। साथ ही उसे यह उम्मीद भी नहीं थी कि गहन आकाश संप्रदाय पहले से ही इतना बड़ा है कि स्टार गिल्ड भी उससे डरता है। यह उसकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा था। टेलीपोर्टेशन सरणी पर प्रकाश चमक उठा। पूर्वी क्षेत्र के पूर्वी समाधि महाद्वीप पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति अर्जुन थे। उन्होंने गिल्ड से प्राप्त अनुशंसा पत्र अपने हाथ में लिया और आधिकारिक पुष्टिकरण प्राप्त करने के बाद स्काईफायर द्वीप पहुंचे। स्काईफायर द्वीप पर कोई इंसान नहीं रहता था और वहां सिर्फ सेना तैनात थी। इसलिए अगर कोई वहां जाना चाहता था तो उसे सेना के प्रवेश द्वार से होकर जाना पड़ता था। दूसरी ओर स्वर्गीय अग्नि द्वीप अत्यंत विशाल था, सामान्य महाद्वीपों के 1/3 के बराबर। उस पर अनगिनत राक्षसी जानवर थे, लेकिन उनमें से ज्यादातर किसी उच्च लोक में नहीं थे और सबसे ऊंचा तो केवल स्वर्गीय स्कायर लोक में था। परिणाम स्वरूप इसकी राक्षसी जानवरों की आबादी बहुत बड़ी थी, लेकिन इसकी प्रतिष्ठा में थोड़ी कमी थी। अर्जुन एक सैन्य हवाई जहाज के माध्यम से 1 दिन से भी कम समय में स्काईफायर द्वीप पर पहुंच गया। जब महान बुजुर्ग ने देखा तो वह देख सकते थे कि स्वर्गीय अग्नि द्वीप के ऊपर का आकाश घनी राक्षसी ऊर्जा से भरा हुआ था, मानो राक्षसी ऊर्जा का एक महासागर हवा में तैर रहा हो। जहां तक पूर्वी मकबरे के अधिकारियों का सवाल है, यहाँ केवल 5000 सैनिक तैनात थे। उनकी संख्या निश्चित रूप से बहुत कम थी, लेकिन वे राक्षसी जानवरों से लड़ने के लिए यहाँ नहीं थे, बल्कि उनका इस्तेमाल जासूसों के तौर पर किया जाता था। जब तक राक्षसी जानवर मानव दुनिया पर हमला करने का इरादा रखते, डोंगलिंग सेना को तुरंत खबर मिल जाती और वह उन्हें दबाने के लिए तुरंत सेना भेज देती। 5000 जासूस पर्याप्त थे, लेकिन गहन आकाश संप्रदाय से मिलना एक अलग मामला था। उड़ता हुआ जहाज नीचे उतरा और बच्चा हवाई बंदरगाह पर झुक गया। अर्जुन सीधे उड़ते हुए जहाज से कूद गया और उसका स्वागत करने वाला व्यक्ति एक युवा सेनापति था। वह लगभग 40 साल का था। भाग्य के प्रथम स्तर पर एक मार्शल कलाकार की 40 वर्ष की आयु एक मार्शल कलाकार की 20 या 30 वर्ष की आयु से बहुत अधिक भिन्न नहीं लगती। तुम जरूर जियांग बेई होगे। जनरल ने उत्सुकता से अर्जुन से हाथ मिलाया। हमारी मदद के लिए फिर से किसी को भेजने के लिए शुक्रिया। पिछले गिल्ड के शिष्य यही मारे गए थे। हम सचमुच शर्मिंदा हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि गिल्ड हमें छोड़ देगा। अर्जुन भी मुस्कुराया और बोला, अगर ऐसा है तो इसकी वजह यह है कि हम अकेले अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। हमने आपके लिए मुसीबत खड़ी कर दी है।